Okay. Good morning, everyone. Namaskar. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. ओके, सो कैसे हो? ऑल वेल, बढ़िया। नींद विंद खुल गई सबकी? सुप्रभात, सुप्रभात। बहुत बढ़िया, ग्रेड है। ओके, बहुत बढ़िया। क्विज क्विज लगा रहे हो ऐप पर सभी लोग? क्विज नहीं लगाओगे तो फायदा क्या है ऐप का, है ना? क्विज लगाओ डेली बेसिस पर। फिर भी कंपैरेटिवली अभी कम लोग लगा रहे हैं। चलो, धीरे धीरे कर लोगे। स्टार्ट करें? iOS का ना मैं आज बता दूंगा, एक मैं वीडियो बनाऊंगा इस एप्लीकेशन को यूज करने का। iOS पे भी कर सकते हो, है ना? मैं बता दूंगा, उसका एक तरीका है। डायरेक्टली ऐप ये वाली डाउनलोड नहीं होगी, लेकिन एक और ऐप है वो डाउनलोड होकर फिर उसके थ्रू iOS पे भी आपकी काम कर जाएगी, है ना? ओके, सो कल हमने ओवरड्राफ्ट कर रखा था शुरुआत, यानी कि यहाँ पर हम थे। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, ओवरड्राफ्ट शब्द को। ओवरड्राफ्ट आपका एक और अकाउंट में होता है, जिसको आपने सुना भी होगा। जनधन योजना अकाउंट में यहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, जनधन योजना अकाउंट में एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। वो आखिरकार क्या है? जनधन योजना अकाउंट यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी देता है, जिसके तहत आपको एक ओवरड्राफ्ट की सुविधा 5,000 रुपए तक की दी जाती है। इसमें आपके खाते में ट्रांजेक्शन्स को देखा जाता है, और अगर आपके ट्रांजेक्शन्स अच्छी खासी रहती हैं तो यहाँ पर 6 महीने बाद आपको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट मिल जाता है 5,000 रुपए का। यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट है उसी के साथ ही यहाँ पर एक ओवरड्राफ्ट लिंक हो जाता है, और उस ओवरड्राफ्ट में 5,000 रुपए को आप इस्तेमाल कर सकते हो जब मर्जी चाहो। पैसा उठाओ, डिपॉजिट करो, जैसे हमने कल ओवरड्राफ्ट देखा था। ठीक है, वो यहाँ पर है। जैसा हमने ओवरड्राफ्ट देखा था, पैसा जब मर्जी निकालो, पैसा जब मर्जी डालो, कैसे भी करो, तो ये चीज यहाँ पर होती है। ये इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इकलौता ऐसा कह के सकते हैं प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पर सेविंग अकाउंट के साथ मिलकर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, इकलौता। और कोई बैंक ऐसा कोई सुविधा, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं देता किसी भी कस्टमर को। ये भी प्रोडक्ट और ये भी सुविधा इसलिए दी जा रही है, ठीक है, ये इसलिए दी जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए यहाँ पर कहा है करने के लिए, इसलिए दी जा रही है। नहीं तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बैंक के द्वारा आज तक ना लाया गया है और ना ही लाया जाएगा। बैंक पर्सनल यूज के लिए जरूर ओवरड्राफ्ट देता है, तो उसके लिए बैंक अलग से अकाउंट ओपन करता है, अलग से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, और अलग से यहाँ पर सब कुछ रहता है। ठीक है,
तो ये एक प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला यहाँ पर एक 5,000 रुपए का हुआ। उसमें भी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है, ऐसा नहीं आपको दे दिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स सब साइन करवाए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज पूरी इंटैक्ट होती है। यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक लोन जब हम देते हैं उससे पहले साइन कराने होते हैं, वो करवाए जाते हैं। ठीक है, सब कुछ एज इट इज उस पर लगता है, सब कुछ लगता है, जो भी एक लोन के रूप में काम होता है वैसा सब कुछ होता है उसमें। ओके, सो ये टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट खैर कल हमने कर लिया था। इससे अगला टॉपिक, ठीक है, ओके, सो इससे आगे जो टॉपिक है वो आप करते हैं। अब एक और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के ऊपर चलते हैं। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो है आपकी, मेरा पेन किधर गया, इसके अलावा यहाँ पर एक और फैसिलिटी पे चलते हैं, और वो फैसिलिटी क्या है? वो फैसिलिटी है आपकी यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जो होता है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर बैंक आपको लोन देता है। लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट आप कह लीजिए। ठीक है, सो ये आपका कैसे रहता है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं। राइट, इसको हम समझते हैं। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका बैंक का, बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, और बड़ी ही फ्रिक्वेंटली यूज्ड आइटम कह सकते हो आपके पास है, और बड़ा ही कम रिस्की वाला ये एक लोन है बैंक का। मेरी एक फिक्स डिपॉजिट एफडी है। मैं यहाँ पर 1 साल की एफडी करवा रखी है, मुझे उस पर 7% ब्याज मिलता है। मुझे जरूरत आन पड़ी इन बिटवीन, यहाँ पर 6 महीने बाद मैं बैंक में गया, बैंक में मुझे एफडी अब मुझे तुड़वानी पड़ रही है, ब्रेक करवानी पड़ रही है। ठीक है, ओके, तो अब क्या होगा कि मुझे यहाँ पर जब एफडी में 6 महीने में तुड़वाऊंगा, तो मुझे यहाँ पर 6 महीने का जो ब्याज है प्लस जो पेनल्टी वेनल्टी है वो निकाल कर, हो सकता मुझे 4% 5% पे एफडी पड़े, मुझे केवल 5% ब्याज मिले। मैं जस्ट एक अजम्पशन ले रहा हूँ, एक मान के चलता है कि इतना हो सकता है आपको पड़े। ठीक है, 6 महीने में तुड़वाओगे तो 5% ही मिलेगा 7% की बजाय। अब बैंक्स में यहाँ पर एक सुविधा ऐसी होती है कि आपको यहाँ पर पैसा चाहिए, पैसा मिल जाएगा, और एफडी भी आपकी यहाँ पर टूटेगी नहीं। वो कैसे होता है? वो होता है एक लोन दे दिया जाता है। लोन कैसे होता है? जो भी आप एफडी यहाँ पर आप बैंक में जाओगे, बैंक आपको उसके अगेंस्ट में लोन दे देगा तकरीबन 90% अमाउंट तक। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए की एफडी है तो आपको 90,000 तक अमाउंट का एक लोन दे दिया जाएगा। ये लोन किस फॉर्म में मिलेगा? ये लोन मिलेगा आपको यहाँ पर 2 तरीके से। या तो आपको मिल जाएगा ओडी के फॉर्म में, या आपको मिल जाएगा टर्म लोन के फॉर्म में। टर्म लोन का कंसेप्ट अभी मैंने पढ़ा नहीं है, आज की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो ओडी के फॉर्म में मिल जाएगा, एक टर्म लोन के फॉर्म में मिल जाएगा। ये आपका 90% तक का अमाउंट है। अब इसका फायदा क्या है? इसका मुझे मतलब सर ये मैं क्यों लूं इसको? इसका फायदा ये है कि जो एफडी है इसके अगेंस्ट जो लोन मिल रहा है आपको, ये लोन जो है ये कितने प्रतिशत में मिलता है? ये कितने प्रतिशत में मिलता है? ये अमूमन सभी बैंक्स में आपको यहाँ पर 7 से जो 7% है, इसका 1% अबव, जो भी एफडी का इंटरेस्ट होता है उसका 1% अबव यहाँ पर आपको यहाँ पर लोन मिल जाता है। यानी कि अगर 7% है तो आपको लोन 8% मिल जाएगा। अब आपके पास क्या हुआ कि आपको 7% ब्याज तो बैंक वाले दे ही रहे हैं, एफडी के अगेंस्ट जो ब्याज है वो तो चलता रहेगा, क्योंकि आपकी एफडी चल रही है, आपने तुड़वाई थोड़े ना एफडी, उसके अगेंस्ट लोन लिया है। और इधर आप लोन के रूप में पैसा जो है वो 8% का दे दोगे, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 1% का ही नुकसान हुआ। और यहाँ पर एफडी तुड़वाने पर आपको नुकसान कितना हो रहा था? 2% का हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर इस केस में यहाँ पर फायदा हो रहा है। अगर यहाँ पर आपका
यही एफडी तुड़वाने पर आपको हो सकता है 6.5% ही पड़ रहा हो, 6% पड़ रहा हो, आपको हो सकता है ये वाला ब्याज, है ना। तो फिर आपको इतना फायदा नहीं होने वाला। फिर आप नॉर्मल वे में चाहे एफडी तुड़वा लो, चाहे उसके अगेंस्ट लोन ले लो, वो बराबर ही पड़ेगा। यहाँ पर खेल होता है, देखना पड़ता है कि मुझे तुड़वाने पर एफडी कितना नुकसान हो रहा है और इधर मुझे कितना नुकसान होगा। दोनों में से जो नुकसान कम है उस नुकसान को अडॉप्ट करो और अपना काम चलाओ। सिंपल सी बात ये है। अगर आपका नुकसान उसमें ज्यादा हो रहा है एफडी तुड़वाने पर, तो आप उसके अगेंस्ट लोन ले लो। और अगर आपका नुकसान इतना कम नहीं हो रहा है, इतना कम हो रहा है या बराबर हो रहा है, तो फिर आपकी सोच कि आपको एफडी तुड़वानी है या फिर लोन लेना है। अगर मैं यहाँ पर हमारे इंडियन कस्टमर्स की बात करूं, जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, हाँ, हमारे घरों में या हमारी एक सोच ऐसी है कि हम एफडी तुड़वाना कभी नहीं चाहते। एफडी तुड़वाने का मतलब है पता नहीं क्या हो गया, है ना। आप घर में भी बात करो तो आपके अगर मम्मी पापा कहे, बात कर रहे होंगे, यार पैसों की जरूरत है, एफडी तुड़वानी पड़ेगी, 10 बार सोचेंगे कम से कम एफडी तुड़वाने से पहले कि नहीं नहीं एफडी नहीं तोड़ाई। मम्मी हमेशा मना करेगी, पापा कहेंगे यार पैसों की जरूरत है घर में, तो अपने एक बार एफडी तोड़वा लेते हैं, फिर जुड़ जुड़ जाएगा, तो गुड्डू की शादी के लिए बाद में फिर से जोड़ लेंगे पैसा, कोई बात नहीं, है ना। उसकी शादी के लिए, गुड़िया की शादी के लिए फिर से जुड़ जाएगा। मम्मी मना करती है हमेशा, मम्मी कहती है नहीं नहीं एफडी नहीं तोड़ानी, वो गुड़िया का पैसा है, आप पैसा कहीं से मर्जी लाओ, है ना, गुड़िया के पैसे की एफडी नहीं तोड़वानी है, ऐसा होता है ना घर पे, राइट। तो ये एक मेंटेलिटी के लिए यहाँ पर बैंक ये सुविधा आपके लिए लेकर आया है ना। और फिर आपके पापा जी बैंक में आते हैं, बैंक में कोई ना कोई ऐसा समझदार व्यक्ति उनको मेरे जैसा मिल जाता है जो उनको इस तरह की सलाह दे देता है। मेरे जैसा मिल जाता है या आप जैसे लोग फ्यूचर में उनको मिल जाएंगे जिनको मैंने बता दिया है ना। तो इस तरह से आप उनको डील कर सकते हो और उनके घर में जो गृह क्लेश की स्थिति बनी हुई है उसको बचा सकते हो। तो एक ये भी समाज सेवा का कार्य है जो आप करने वाले हो, ठीक है। गृह क्लेश को बचाइए, बंगाली बाबा, है ना। तो आप उस तरह का काम करने वाले हो। तो ये एक बड़ा ही साफ सुथरा, बड़ा ही नीट एंड क्लीन लोन है, बड़ा ही इजी वाला लोन है, ठीक है। बड़ा इजी वाला लोन है यहाँ पर आपका। और इजी मतलब कि जब हम इस लोन को देते हैं ना, मतलब देते मतलब इन द सेंस एज अ बैंकर मैं इसकी प्रोसेस फॉलो करता हूँ ना, इसके डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल जो भी, तो वन ऑफ द इजीएस्ट लोन है जो दिया जाता है। मतलब अगर आप मुझे पास एज ए कस्टमर आओगे ना एफडी के इस लोन देने में, मैं इसको 15 मिनट में दे सकता हूँ, विद इन 15 मिनट्स में आपको ये लोन दे सकता हूँ, इतनी स्पीड के साथ। अगर मतलब वो डिपेंड करता है बाकी एक्सपीरियंस और स्पीड पे और डॉक्यूमेंट्स कराने के तरीके पे, सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी लोग कर देंगे, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता रहता है फिर आपकी काम करने की स्पीड वैसे बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो चीज आपकी, मतलब इतना इजी लोन है कि 15 मिनट में भी मैं इस लोन को आपको दे सकता हूँ कि लो भाई पैसा ले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1% अब आपको मिल गया। अब क्या होगा कि ओडी के फॉर्म में मिलेगा, तो ओडी के फॉर्म में एक नया खाता खुलेगा, ठीक है। ओडी का नया खाता खुलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें आपको 90% तक अमाउंट उसके अंदर डाल दी जाएगी, यानी कि वो अकाउंट 90,000 का खुल जाएगा। और ये 90% जो है, मैंने जस्ट एन एग्जांपल लिया था, ठीक है। ये कुछ बैंक्स में 80% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, वेरी करता है बैंक टू बैंक, 80%, 85%, 90%। अमूमन जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स में, मैक्सिमम बैंक्स में जो मैंने उनकी स्कीम्स देखी है, 80 to 90% तक ही ये चलता है। कुछ बैंक्स में 95% भी देखा, ठीक है। ओके, सो ये आपका 90,000 का मैंने एक ओडी अकाउंट अलग से खुलवा दिया। अलग से इसमें मैं वैसे ही काम करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ओके, प्लस माइनस जो पैसा चाहिए निकलवाओ, पैसा आ गया डिपॉजिट कराओ, चाहिए निकलवाओ डिपॉजिट कराओ, ठीक है। दूसरा इसमें टर्म लोन के रूप में मिलता है। टर्म लोन क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे, ठीक है। फिर आपको इसी एग्जांपल को मैं दोबारा वहां पर लिंक करूंगा, तब आपको ये फॉर्म भी समझ में आ जाएगा टर्म लोन के रूप में कैसे ये पैसा मिलता है। टर्म लोन के रूप में जो एफडी अगेंस्ट लोन मिलता है उसको हम डिमांड लोन कहते हैं, उसका नाम है डिमांड लोन। अगर कहीं पर आपको डिमांड लोन शब्द दिखे तो उसका मतलब ये है कि मैंने टर्म लोन दिया है फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, मैंने फिक्स डिपॉजिट रखी है और उसको दिया है। अब इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट को यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी आप अपने पास रख लेते हो। जो फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट आपको मिलती है ना बैंक के द्वारा, बैंक उस फिक्स डिपॉजिट की रिसिप्ट को यहाँ पर रख लेता है। में मच्छर काट दिया, कहाँ से मच्छर आ गया इस कमरे में,
कमरे में तो मच्छर है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पर मच्छर को बात पसंद नहीं है लगता है, या फिर मच्छर के घर में गृह क्लेश चल रहा है। एफडी कह रहे होंगे तुड़वाने के लिए, और मच्छरी कह रही होगी नहीं तुड़वानी, मच्छरी को गुस्सा आया तो मेरे को काट गई आकर। ओके, मेरे को क्यों बीच में घसीट रहे हैं अपनी लड़ाई में दोनों लोग। बताएंगे बताएंगे, वो भी बताएंगे। ओके, सो यहां पर थे हम, कहां पर थे हम? मच्छर की लड़ाई से पहले कहां थे हम? नहीं नहीं, वो तो हो गया, क्या बता रहा था मैं? चलो, डिमांड लोन तो मैंने बता दिया, मैं करवाऊंगा आपको। हाँ, इसमें मैं बता रहा था कि ये जो लोन है, हाँ सिक्योरिटी पर था, ये लोन जो है बड़ा ही कम रिस्की होता है। कम रिस्की क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें क्या होता है, बैंक को फिक्स डिपॉजिट की जो रिसिप्ट होती है वही दे देते हो। जो एफडी की रिसिप्ट होती है आपकी, वो बैंक के पास पड़ी रहती है। तो जब तक आपका ये लोन चुकता नहीं है तब तक आप उस एफडी को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप उस एफडी को तोड़ नहीं पाएंगे, आप एफडी का पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। आपका एफडी में पैसा यूज करना है, आपको जितनी अमाउंट आपने भरी थी, जितनी अमाउंट आपने ली थी, उठाई थी बैंक से, वो आपको सारी जमा करानी पड़ेगी। ठीक है, वो सारी जमा कराने के बाद फिर आपकी एफडी जो है वो छूट जाएगी, आपको एफडी वापस दे दी जाएगी, आप फिर एफडी को जैसा भी करना चाहो कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बैंक का जो एफडी का ब्याज है, वो बैंक का एफडी का ब्याज चलता रहेगा, आपको एफडी का ब्याज मिलता रहेगा, और उधर आप खुद से अपनी जेब से जो भी ब्याज बैंक को देना है वो देते रहोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको जो नुकसान होगा वो 1% का ही होगा। राइट, ओके। सो ये एक बड़ा ही सुरक्षित लोन है, क्योंकि बैंक का खुद का ही इंस्ट्रूमेंट है, खुद की एफडी है जिसके अगेंस्ट लोन दिया जाता है। तो उसको यहाँ पर इनकेस कल को ये पैसा नहीं चुकाता तो हमें विद इन 2 मिनट, हमें मतलब अगर कोई पैसा नहीं चुका रहा, हमारे पास केवल 2 मिनट लगेंगे, एफडी को हम ब्रेक करेंगे सिस्टम में अपने आप, और उसका पैसा जो है, एफडी का पैसा जो हमारे पास आएगा, उस पैसे को हम अपने लोन खाते में डाल के उस लोन को, अकाउंट को बंद कर देंगे। बाकी जो पैसा बचेगा वो उसके सेविंग खाते में डाल देंगे, है ना। तो इसलिए सेफेस्ट, वन ऑफ द सेफेस्ट लोन माना जाता है। राइट, ठीक है, समझ में आ गया फिक्स डिपॉजिट वाला फंडा, डिमांड लोन जो भी मैंने बताया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक फिक्स डिपॉजिट का। इसी तरह से ये डिमांड लोन है या फिर ओडी है, इसके अगेंस्ट, यहाँ पर एफडी के अगेंस्ट, ये आपकी नॉट ओनली फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया जा सकता है, जबकि इसके अलावा यही सेम लोन आपको यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट, आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अगेंस्ट, इस तरह के और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पोस्ट ऑफिस के होते हैं, उनके अगेंस्ट भी दिया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग तरीके से यहाँ पर होते हैं, उनके अगेंस्ट भी सेम यही प्रोसीजर फॉलो करके उनके अगेंस्ट लोन दिया है। बट थोड़ा सा उसमें प्रोसीजर अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें जो एफडी होती है वो किसी, सॉरी, एफडी का इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो किसी और संस्था का होता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। लाइक द एलआईसी पॉलिसी, तो एलआईसी पॉलिसी किसी और की, एलआईसी की होगी, हमें उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे हम लेटरबाजी करेंगे, इधर से उधर कंफर्म करेंगे एलआईसी पॉलिसी जारी की है नहीं की, इसको यहाँ पर रोक दिया जाए, पैसा इसको दे रहे हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटी। एनएससी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की जाती है, तो पोस्ट ऑफिस से फॉर्मेलिटीज वगैरह करवानी पड़ती है। तो ये सब चीजें हो तो जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहती है अगर एफडी की बजाय। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर होगी होगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिन दिन बाद एफडी वाले तोड़ देते हैं अगर लोन नहीं दिया तो। अगर एनपीए होता तब तोड़ते हैं, एनपीए पे अभी बात करेंगे। एफडी पीरियड में लोन नहीं दिया गया तो एफडी मैच्योरिटी के बाद नहीं मिलेगी। एफडी पीरियड में लोन नहीं दिया गया, एफडी मैच्योरिटी के बाद नहीं मिलेगी। पीरियड के दौरान लोन नहीं दिया,
नहीं, आपको लोन का तो अलग फंड है ना, लोन आपका अलग चल गया, एफडी तो चलती रहती है, एफडी तो रिन्यू हो जाएगी, एफडी तो ऑटो रिन्यू हो जाएगी ना। नॉर्मली वैसे जो लोन दिया जाता है ना वो उतने ही टाइम का दिया जाता है जितने टाइम का यहाँ पर एक एफडी का टाइम पीरियड है। मान लीजिए एफडी का अभी 6 महीने टाइम पीरियड पड़ा है, तो आपका लोन भी 6 महीने का ही किया जाएगा। उसके बाद 6 महीने बाद क्या होगा, 6 महीने बाद आपकी एफडी ऑटो रिन्यूअल हो जाएगी या रिन्यूअल हो जाएगी एफडी, और उसी तरह से आपका लोन खाता भी रिन्यूअल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है। फिर आपकी एफडी 1 साल के लिए कंटिन्यू रहेगी या 2 साल के लिए, जितने भी टेन्योर के लिए, तो आपका लोन भी उतने टाइम के लिए हम कंटिन्यू कर देंगे। एफडी उसी बैंक की होनी है जिस बैंक से लोन लेना, दूसरे बैंक की एफडी नहीं चलेगी। मान लीजिए आपका अकाउंट पीएनबी में है और अगर आप एसबीआई की एफडी लेकर पीएनबी में जा रहे हैं तो वहां पर नहीं काम बनेगा, आपको सेम बैंक की एफडी चाहिए। ठीक है, बार तोड़ देता है कि लोन नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने अभी सौरभ अभी जस्ट बोला कि वो अकाउंट एनपीए हो रहा है तब हम ये सिचुएशन पे आते हैं। और एनपीए जो भी अकाउंट होता है वो कब होता है, कैसे होता है, जब एनपीए हम पढ़ेंगे टॉपिक तब मैं समझाऊंगा। ठीक है, लोन का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना बच्चा, वो तो पूरा देना पड़ेगा, 8% देना पड़ेगा, है ना। 7% आपके खाते में आता रहेगा एफडी के लिए, लेकिन आपको एक बार जेब से 8% तक देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। वो तो पर मंथ का कंसेप्ट है ही, जैसे आपने ओडी का कंसेप्ट कल पढ़ा था, सीसी का कंसेप्ट जिसमें आपको पर मंथ पैसा चुकाना है, वैसे इसमें पैसा चुकाना पड़ेगा एवरी मंथ। ठीक है, एफडी 2 साल का, बट लोन की ईएमआई 999 में शो करता है, तो 999 मंथ उन्होंने करा रखी होगी, उसमें क्या है। ठीक है, होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जितने टाइम का एफडी उतने टाइम का लोन, बिल्कुल। चलो, अब आगे चलते हैं टॉपिक पे, अगला टॉपिक है टर्म लोन। ठीक है, टर्म लोन पे चलते हैं। टर्म लोन क्या होता है? टर्म लोन आपका बेसिकली एक ऐसा लोन होता है जो आपका दिया जाता है किसी भी चीज को परचेज करने के लिए। मतलब जरूरी नहीं है परचेज करने के लिए, लेकिन वन ऑफ द पर्पज कि परचेज करने के लिए दिया जाता है। परचेज क्या? परचेजिंग ऑफ द असेट्स। असेट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? हाउस, कार, है ना, कोई मशीनरी, गेटिंग। ठीक है, और क्या हो सकती है असेट्स? कोई आपने शॉप खरीदनी है, कोई फर्नीचर खरीदना है दुकान का, है ना। तो ये कुछ आइटम्स है, लैंड वैंड, है ना, लैंड हो गया। ये सब चीजें कुछ ना कुछ आइटम्स है जिसके लिए यहाँ पर आपका एक हाउसिंग, एक टर्म लोन जो है दिया जाता है। ये तो परचेज के लिए हुआ। दूसरा, किसी लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्पज में क्या आ सकता है? एजुकेशन, कोई पर्सनल नीड्स। ठीक है, इस तरह की चीजों के लिए भी यहाँ पर टर्म लोन दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। सर एफडी होना जरूरी है लोन, लेकिन नहीं नहीं, वो तो एक वन ऑफ द टाइप ऑफ एफडी है। ठीक है, अभी और भी मैं लोन की बात करूँ, है ना, ये सारी चीजें भी उसी लोन में आती है, मिल जाता है, वो वन ऑफ द टाइप ऑफ लोन था। नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाउस ये बताया ना, हाउस ये देखो लिखा तो है। तो ये सारे के सारे जो हैं, जितनी भी आइटम्स मैंने लिखी हैं, इन सब के आगे अगर आप एक लोन शब्द लगा दो तो ये एक लोन बन जाता है।
हाउसिंग लोन, कार लोन, मशीनरी लोन, शॉप लोन, फर्नीचर लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, ये सारे के सारे टर्म लोन के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इन सब चीजों के लिए यहां पर लोन की सुविधा मिलती है। अभी तक जो हमने सीसी ओडी देखा था, सीसी या ओडी देखा था, उन दोनों को हम एडवांसेस कहते हैं, और जो ये अब पढ़ने वाले हैं इन सबको हम लोन्स कहते हैं। तो हमेशा आप जब भी देखोगे बैंक में या जब भी, जैसे भी मैंने पढ़ाया है जहां पर भी, मैं हमेशा शब्द यूज करता हूं लोन्स एंड एडवांसेस। मैं कभी भी लोन्स अकेला या एडवांसेस नहीं यूज करता, मैं लोन्स एंड एडवांसेस दोनों में यूज करता हूं। ठीक है, तो लोन्स एडवांसेस का मतलब, लोन का मतलब हुआ ये वाले लोन, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, और एडवांसेस का मतलब हुआ सीसी और ओडी। ठीक है, तो दोनों कंबाइंड हमेशा यूज किए जाएंगे। जहां पर भी आप पढ़ोगे लोन्स एडवांसेस शब्द भी लिखा हुआ मिलेगा आपको फ्यूचर में भी जब आप बैंक में भी जाओगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस यही होता है, लोन्स का मतलब ये वाले टर्म लोन और एडवांसेस का मतलब सीसी और ओडी। तो हमने एडवांसेस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, आज हम लोन्स के ऊपर बात करेंगे। नॉर्मली अगर आपके मन में एक चलेगा, तो मैं मान लीजिए 3 दिन, आज शायद तीसरा दिन है लेक्चर का, लोन्स वाले लेक्चर का, तो हम क्या नॉर्मली सोचते हैं, अगर आपसे कोई पूछता ना, अगर आपसे कोई पूछता अच्छा कपिल सर की कौन सी क्लास चल रही है, आप क्या बोलोगे उनको? कपिल सर की लोन वाली क्लास चल रही है, यही बोलोगे ना। नॉर्मल एक भाषा में, हम जनरल भाषा में ये बोलते हैं ना, अच्छा कपिल सर की, अच्छा सर लोन पढ़ा रहे हैं, सर लोन के बारे में बता रहे हैं, राइट? गलत है ना वो। लोन के बारे में तो आज पढ़ाना शुरू किया, हमने तो एडवांस के बारे में बताया पिछले 2 दिन से ना। तो यानी कि एक जनरल भाषा में, जेनरिक वे में तो हम ये शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन टेक्निकल बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टेक्निकली लोन जो है वो आज शुरू हुआ है, 2 दिन से हम एडवांसेस कर रहे थे। ओके, तो इसलिए कभी भी इस्तेमाल करो तो लोन्स एडवांसेस को एक साथ इस्तेमाल करो क्योंकि बैंक में इसका काफी ज्यादा एक शब्द का, एक एक शब्द की यहाँ पर वैल्यू होती है, एक एक शब्द को एक तरीके से बोला जाता है ना, राइट? मतलब बैंक में अगर कोई कस्टमर आया आपसे और आपके ब्रांच मैनेजर ने पूछा, अच्छा वो कौन सी फैसिलिटी, हम नॉर्मल फैसिलिटी बोलते हैं, हम नॉर्मल शब्द में ना क्रेडिट फैसिलिटी इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते लोन्स एंड एडवांसेस, क्रेडिट फैसिलिटी। तो ब्रांच मैनेजर पूछे कौन सी क्रेडिट फैसिलिटी है, तो आप उसको लोन बोलोगे, ब्रांच मैनेजर कहेगा अच्छा टर्म लोन दिया है क्या उसको, नहीं नहीं सर वो सीसी दिया है, तो फिर आगे तो बोलेगा बेटा फिर एडवांस बोल लो ना, फिर लोन थोड़ी ना वो। ठीक है, तो अब यहां पर ये जितने भी टर्म लोन है ये आपके लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मोस्टली दिए जाते हैं। लॉन्ग टर्म पर्पस की इन लोन्स में क्या होता है कि आपको एक बार में पैसा दे दिया जाता है, वन टाइम में, जरूरी नहीं एक बार में दिया जाए, मतलब पार्ट टाइम भी थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा दिया जा सकता है, और उस पैसे को लेटर ऑन आपको रीपे करना है। और रीपे पैसा होता है इसमें ईएमआई के फॉर्म में, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। ठीक है, ओके, सो यहां पर आपका रीपेमेंट होता है आपका ईएमआई के फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा। जिस तरह से देखो एडवांसेस में हमने सीसीओडी में क्या देखा था कि केवल केवल आपको इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ता है, आपको केवल इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको यहां पर इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी चुकाना है, इंटरेस्ट के साथ आपको प्रिंसिपल भी चुकाना है, जिसको हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों आते हैं, आते हैं ना। एडवांसेस के केस में केवल इंटरेस्ट चुकाना था आपको, उसमें प्रिंसिपल का कोई कंसेप्ट नहीं था। इसमें ईएमआई प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चुकाने हैं, दोनों का इसमें कंसेप्ट चलेगा, और धीरे धीरे करके आपका लोन इसमें कम होता रहता है, अमाउंट उसकी कम होती रहती है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं, 2 एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं इस टर्म लोन को थोड़ा सा और अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल आपको एक हाउसिंग लोन लेना है, आपको एक घर बनाने, घर आपका यहाँ पर क्या है, आप एक हाउसिंग लोन लेना चाहते हो, किस चीज के लिए? परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन। आपको एक प्लॉट पसंद आया, आपने प्लॉट खरीदना है और उस पर कंस्ट्रक्शन करानी है पूरे घर की। लोन के पीछे क्या क्या कंसेप्ट है, कैसे दिया जाता है? प्लॉट आपने एक परचेज किया, कंस्ट्रक्शन आपने करी उसके ऊपर, यहाँ पर तो क्या करेगा, तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा कि
बैंक में आप जाओगे, बैंक में यहाँ पर आप अपने जो भी प्लॉट आपने खरीदना है उसका एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी आपने जो कस्टमर के साथ किया है उसको दिखाओगे, तो जितनी भी अमाउंट का आपका प्लॉट है उस अमाउंट के हिसाब से बैंक अपना थोड़ा बहुत मार्जिन निकाल कर, मार्जिन एक शब्द है, मार्जिन निकाल कर बाकी पैसा आपको दे देगा। तो मान लीजिए प्लॉट परचेज के लिए बैंक ने आपको 10 लाख रुपए दे दिया। जब 10 लाख रुपए आपका हो जाएगा, दे दिया जाएगा, आपका प्लॉट आपके नाम से हो जाएगा, रजिस्ट्री वजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद बैंक आपको कंस्ट्रक्शन की वैल्यू, कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो बैंक ने डिसाइड किया आपको 25 लाख रुपए देना है। कंस्ट्रक्शन का डिसाइड कर लिया, आपको सैंक्शन हो गया, लोन अप्रूवल हो गया था। अब जब पैसा देने की बारी आएगी तो बैंक आपको कंस्ट्रक्शन के में यहाँ पर 25 लाख रुपए एक साथ नहीं देगा। बैंक आपको कंस्ट्रक्शन का पैसा स्टेज वाइज देगा। बैंक देखेगा कि एक बार एक एक फ्लोर बन गया, फिर दूसरा फ्लोर बन गया, इस तरह से बैंक स्टेज वाइज आपका चेक करके देगा। यहाँ पर जो वैल्यूअर होते हैं वो हमारे बैंक के एक्सटर्नल वैल्यूअर्स होते हैं, वो जाते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो काम, जो पैसा हमने दिया है, पहले जो पैसा दिया गया तो उस पैसे का पूर्णतः सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है। अगर किया गया है तो हम नेक्स्ट जो है उसको और अमाउंट यहाँ पर उसको हम दे देंगे। यानी पहली बार में मैंने 5 लाख दे दिया, फिर दूसरी बार में मैंने 5 लाख दे दिया, इस तरह से मैं स्टेज वाइज फिर उसको 10 लाख दे दिया, इस तरह से मैं स्टेज वाइज उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो पैसा है वो दे दूंगा स्टेज वाइज। जिस जिस तरह से कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कंप्लीट होती जा रही है मैं उसको फर्दर पैसा देता जा रहा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका एक प्लॉट परचेज करके और कंस्ट्रक्शन का इस तरह से चलता है। अब जब यहां पर परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें सबसे पहले एक शब्द मैंने यूज किया था मार्जिन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो भी कस्टमर अपनी जेब से पैसा लगाएगा इस चीज के लिए, परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको मार्जिन कहते हैं। और मार्जिन यहाँ पर हर एक टाइप के लोन में होता ही होता है, हर एक टाइप के लोन में होता ही होता है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एफडी वाला बताया था, जो मैंने कहा था 90% आपको मिलेगा, यानी कि 10% उसमें मार्जिन था। 10% मार्जिन क्यों होता है? ये मार्जिन शब्द इसलिए होता है क्योंकि बैंक ये कहता है कि मैं आपको 25 लाख 35 लाख का आपको लोन दे रहा हूं, 35 लाख का लोन आपको दे रहा हूं, तो क्या आप उसमें से 10% यानी 3.5 लाख रुपए भी अपनी जेब से नहीं लगा सकते? एक सोचने वाली बात है। जिस पर्सन को मैं 35 लाख रुपए, 35 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, जिस पर्सन को मैं 35 लाख रुपए दे रहा हूं, क्या आप उसके 3.5 लाख रुपए अपनी जेब से नहीं लगा सकते? लगाने चाहिए और लगाने पड़ेंगे, है ना। अब आप सोचोगे सर जब मेरे पास पैसे ही थे 3.5 लाख तो 35 लाख क्यों ले? तुम्हारे पास 3.5 लाख थे, 35 लाख नहीं थे। सॉरी, इसलिए तो लोन लिया। अगर मान लीजिए 10 लाख का लोन लेना तो 1 लाख रुपए मार्जिन देना पड़ेगा। और ये 10% मार्जिन मैंने जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूँ, वेरी करता है बैंक टू बैंक और लोन टू लोन, किस टाइप का लोन है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका 35 लाख का एक लोन आपको नॉर्मली दे दिया गया, इस वे में आपको दिया गया। मार्जिन बैंक ने अपनी जेब से, मार्जिन आपसे रखा गया है और वो आपको अलग से बैंक को पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 10 लाख है तो मान लीजिए इस पे 11 लाख था टोटल। ठीक है, टोटल 11 लाख था आपका प्लॉट की वैल्यू, तो 1 लाख अपने जेब से दिया और बैंक ने 10 लाख दे दिया। इसी तरह से यहाँ पर भी आपका यही काम चलेगा। बैंक ने 5 लाख दिया, अपनी जेब से आपने 50,000 दिया हर एक में, ऐसे ऐसे करके, इसमें 10,000 दिया, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका एक फंडा रहता है हाउसिंग लोन का। और इसमें एक और कंसेप्ट इसी लोन के थ्रू समझते हैं और उस कंसेप्ट को कहते हैं मोरेटोरियम। मोरेटोरियम, मोरेटोरियम का मतलब क्या है? मोरेटोरियम का मतलब ये है कि एक ऐसा पीरियड, मोरेटोरियम पीरियड होता है एक ऐसा पीरियड जिस दौरान आपको किसी भी तरह की ईएमआई पे करने की आवश्यकता नहीं होती बैंक को। किसी भी तरह की ईएमआई पे करने की आवश्यकता नहीं होती बैंक को। किसी भी तरह की ईएमआई पे करने की आवश्यकता का क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है? किसी भी तरह की ईएमआई पे करने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो बैंक है, यहाँ पर जो बैंक है आपको, वो बैंक आपको छूट दे देता है कि आप ईएमआई मत पे कीजिए इस पीरियड की। क्यों ना पे कीजिए? लाइक परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन का केस है। अब ये घर परचेज करने और बनाने में अगर मुझे 2 साल लग जाते हैं, अब 2 साल तक तो मैं इस घर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा। और जिस चीज का इस्तेमाल मैंने अभी करना शुरू ही नहीं किया है ऑन पेपर्स, है ना, जिस चीज का मैंने इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया है, तो उस चीज के लिए मैं ईएमआई भी नहीं पे करूंगा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा घर बन चुका है और उसके बाद भी मैंने उसमें रहना शुरू नहीं किया, 5 साल में उसमें नहीं रह रहा और बैंक कहेगा 5 साल तक ईएमआई मत दो। ऐसा नहीं। मैंने जिस पर्पज से लोन दिया है वो पर्पज लोन का अगर पूरा हो चुका है, वो लोन जो राशि दी गई है वो लोन की राशि दी जा चुकी है सारी की सारी, और जिस पर्पज से लोन दिया गया है उसका काम भी पूरा हो चुका है, तो उतने समय तक मैं यहां पर बैंक मुझे एक छूट दे देता है कि आप ईएमआई मत पे कीजिए, आप ईएमआई मत पे कीजिए उस दौरान, और वो पीरियड को हम मॉरेटोरियम कहते हैं। ठीक है। इस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान आपको छूट दी जाती है कि आप ईएमआई नहीं पे कीजिए, दैट्स इट। लेकिन इस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान आपको जो जो भी पैसा आपने बैंक से उठाया है, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख, फिर 5 लाख, फिर 6 महीने बाद 5 लाख, फिर 10 लाख, फिर 6 महीने बाद 5 लाख, ऐसे करके जैसे जैसे करके आप पैसा उठा रहे हो, जितना जितना पैसा उठा रहे हो, बैंक बैक एंड पे उस पर इंटरेस्ट लगाता रहेगा, आपका इंटरेस्ट आपका उस पर चार्ज होता रहेगा। बैंक इंटरेस्ट में आपको छूट नहीं देगा, बैंक इंटरेस्ट आपका लगाएगा, लेकिन बस इंटरेस्ट की क्या करेगा, मांग नहीं करेगा, आपका यहां पर इंटरेस्ट की डिमांड नहीं करेगा। ठीक है। और आपको जब ये बैंक ये पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बैंक आपसे ईएमआई लेगा। और ये चीज यहां पर जब पहले दिन हम लोन अप्रूवल करते हैं, लोन सैंक्शन करते हैं, लोन देते हैं, ये चीज उसी दिन डिसाइड कर ली जाती है कि मॉरेटोरियम पीरियड कितना होगा। ये चीज बाद में डिसाइड नहीं होती कि घर बनेगा फिर हम देखेंगे मॉरेटोरियम पीरियड कितना है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल, नहीं। 2 साल मैक्सिमम वैसे हाउसिंग लोन के केस में होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 3 साल तक जा सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैंने जितने बैंक्स की पॉलिसी देखी है उसमें 2 साल का ही टाइम पीरियड वो लोग देते हैं। ठीक है। कुछ बैंक्स होंगे एक्सेप्शनल, प्राइवेट वाले ज्यादा दे दे तो दे दे। तो 2 साल तक आपको कुछ नहीं पे करना होता इन केस ऑफ दी हाउसिंग लोन, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। अब यहां पर ये केस जो था ये था परचेज ऑफ प्लॉट एंड दी कंस्ट्रक्शन का। अगर मेरे पास एक रेडी बिल्ड हाउस मैं खरीदूं, रेडी बिल्ड हाउस मतलब कि बना बनाया घर मैं खरीद लूं, तो उस केस में सर मॉरेटोरियम क्या होगा, उस केस में मॉरेटोरियम होगा ही नहीं, क्योंकि आपने घर जो है वो बना बनाया खरीद लिया, आपने पेमेंट कर दी और आपने घर आपके नाम आ गया, आपको कोई टाइम की जरूरत ही नहीं है, आप तो उसमें रेडी टू गो है ना, आप उसमें रहने के लिए जा सकते हो, लेकिन आप जाना नहीं चाहते वो अलग बात, उससे बैंक को कोई लेना देना नहीं। लेकिन बैंक ने तो देख लिया ना कि आप यहाँ पर जा सकते हो रहने के लिए, तो इसलिए आपको ऐसे केस में मॉरेटोरियम नहीं मिलता। कार लोन है ना, कार लोन में क्या होता है, कार लोन में इमीडिएट आपकी पेमेंट पहुंच जाती है कार डीलर को और कार आपके घर आ जाती है, तो उसमें भी कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं होता। ठीक है। कार लोन की बात करो तो उसमें भी वैसे ही मार्जिन होता है, उसमें पैसा जो है कार डीलर को डायरेक्टली पहुंच जाता है, बैंक आपको आपके पास कार आ जाती है, आप उसको कार को चलाने लग जाते हो, कोई मॉरेटोरियम पीरियड की जरूरत नहीं। और ईएमआई जो है पहले महीने से शुरू। ठीक है, ईएमआई पहले महीने से शुरू यहाँ पर आपकी। उसके बाद अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करूं तो एजुकेशन लोन में भी यही परचेज ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन वाला फंडा होता है। एजुकेशन लोन में भी आपको जो पैसा है वो स्टेज वाइज मिलता है आपको। स्टेज वाइज कैसे, क्योंकि सेमेस्टर वाइज फीस की डिमांड की जाती है। आपने कभी भी, आप जब भी कॉलेज में पढ़ते थे तो आपको सेमेस्टर वाइज फीस लिया जाता था ना, तो वैसे ही जैसे जैसे सेमेस्टर वाइज फीस ली जाती है, जो भी यहाँ पर जिसने एजुकेशन लोन लिया है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आप डिमांड करते थे कि मुझे यहाँ पर ये मेरी फीस है, ये मेरी फीस का मुझे पैसा दे दिया जाए, तो बैंक अपना मार्जिन रख के मार्जिन आपसे ले लिया जाता था 10-20% का जो भी है, और बाकी बैंक पैसा मिलाकर आपके कॉलेज को बैंक पैसा आरटीजीएस, एनईएफटी या किसी भी माध्यम से आपको भेज देता था। ठीक है। ओके, समझे मेरी बात। एजुकेशन लोन में, एजुकेशन लोन में मॉरेटोरियम का बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। उसमें यहाँ पर जब तक आप यहाँ पर आपका कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको पे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी आपको 6 महीने तक का पीरियड दिया जाता है बैंक के द्वारा, 6 मंथ्स का पीरियड दिया जाता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, 6 मंथ्स में आप यहाँ पर या तो नौकरी लग जाओ, है ना, आपको एक एक टाइम पीरियड दिया जाता है नौकरी लगने का, है ना, नौकरी के लिए आपको टाइम पीरियड लगता है कि भाई 6 महीने का टाइम है, तुम इस दौरान नौकरी लग जाओ कोर्स कंप्लीट होने के बाद, और उसके बाद आप ईएमआई अपनी चुकानी शुरू करना। उसके बाद आपकी ईएमआई चुकेगी, उससे पहले आपको ईएमआई चुकाने की जरूरत नहीं। इसमें एक और कंसेप्ट है एजुकेशन लोन में कि जिस दौरान जब आपकी एजुकेशन चल रही है, तो ऑब्वियस है आपने जितना जितना पैसा लिया है उस पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही, उस पे इंटरेस्ट लगेगा ना, जैसे इसमें लगेगा, हाउसिंग लोन में बताया वैसे उस पे भी लगेगा इंटरेस्ट। लेकिन इसका जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो कंपाउंडिंग नहीं होता, वो सिंपल ही होता है।
एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो यहाँ पर आपका सिंपल पे ही इंटरेस्ट रेट लगता है, उस पर कंपाउंडिंग नहीं होती। इस पे तो आपने जितना पैसा उठाया पिछले वाले पे लगेगा, अगले वाले पे लगेगा, दोनों कंबाइंड करके अगला अगला ऐसे ऐसे करके लगता रहेगा। इसमें सिंपल इंटरेस्ट पे आपका लगता है ना। और इसमें एक और चीज आपको दी जाती है, एक और चीज दी जाती है, एक और सुविधा दी जाती है, और वो सुविधा है कि अगर अगर यहाँ पर आप एजुकेशन लोन जब आपने ले रखा है और जो मॉरेटोरियम पीरियड आपका चल रहा है, उस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान अगर आप पैसा अपना इंटरेस्ट का जो पैसा, इंटरेस्ट का जो पोर्शन है केवल, वो अगर चुकाते रहते हो, इंटरेस्ट का पीरियड, यहाँ पर इंटरेस्ट का पैसा जो है आप चुकाते हो, आपके मम्मी पापा चुकाते हैं, जो भी चुकाते हैं, अगर इंटरेस्ट का पोर्शन चुकाते रहते हैं, वो जो 3-4 साल का पीरियड है, तो चुकाने के बाद आपका पूरा पूरा एजुकेशन लोन कंप्लीट हो गया, मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आपकी ईएमआई शुरू होती है, तो यहां पर हमारी भारतीय सरकार ने एक स्कीम दे रखी है। भारतीय सरकार हमारी ये कहती है कि जो आपने इंटरेस्ट चुकाया है, उस इंटरेस्ट पे हम आपको 1% की सब्सिडी देंगे। यानी कि जो भी मान लीजिए आपने उस दौरान पे कोई ₹1,00,000 इंटरेस्ट दे दिया, उस दौरान पे आपने ₹1,00,000 इंटरेस्ट दे दिया, ₹1,00,000 ब्याज में ना ₹1,00,000 आपने दे दिया, तो भारतीय सरकार के द्वारा 1% छूट जो है आपके अकाउंट में आ जाएगी। 1%, 1,00,000 का 1% आपके खाते में छूट आ जाएगी। ₹1,000 आपके अकाउंट में कुछ दिन में पैसा आपको मिल जाएगा सब्सिडी के फॉर्म में, अगर आप उस दौरान यहाँ पर पेमेंट चुकाते रहते हो तो। ठीक है, नहीं चुकाते तो बस ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, लेकिन बैंक नहीं मांगेगा, बैंक कहेगा आराम से कोई नहीं, मॉरेटोरियम के बाद दे देना। ठीक है, ओके। तो ये मैंने अभी आपको हाउसिंग लोन, कार लोन भी बता दिया। इसी तरह से मशीनरी लोन भी होता है, कोई मशीनरी परचेज करनी है, सेम शॉप लोन हुआ, फर्नीचर लोन हुआ, फर्नीचर के अगेंस्ट लोन लिया, पर्सनल लोन में ये होता है, इन सभी में यहाँ पर जो जो लोन है, इन सभी में आप कोई ना कोई सिक्योरिटी रखते हो, गिरवी रखते हो कुछ ना कुछ। एजुकेशन लोन में गिरवी रखनी जाती है, प्रॉपर्टी जो रखी जाती है। अगर एजुकेशन लोन की वैल्यू 7.5 लाख तक है, तो आपको कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, ये सभी बैंक्स में सिमिलर है, सेम रूल है। 7.5 लाख तक एजुकेशन लोन अगर आपको लेते हो तो कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 लाख से ऊपर का जो एजुकेशन लोन लेते हो, उस पे यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ती है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। 4 लाख तक एजुकेशन लोन में तो आपको इवन गारंटी की जरूरत भी नहीं होती, उसमें आपके पेरेंट्स आपके नाम के साथ जुड़ जाता है, लोन उनका नाम से भी हो जाता है, आपके नाम से मिलकर हो जाएगा। 4 लाख तक, 4 लाख से ऊपर 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो यहाँ पर एक गारंटर की आवश्यकता बनती है, चाहे वो पेरेंट्स आपके गारंटर बन जाए, कि अगर आप कल को आप नहीं चुकाओगे तो गारंटर के रूप में पेरेंट आपका पैसा चुकाएंगे। और 7.5 लाख से ऊपर तो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, वो तो प्रॉपर्टी आपको कोई ना कोई गिरवी देनी ही पड़ेगी। खैर ये सिक्योरिटी के रूप का जो सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, ये अब मैं डिटेल में और शायद कल की क्लास में या परसों की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे, आराम से करेंगे प्रॉपर्टी को और डिटेल में करेंगे, प्रॉपर्टी कैसे गिरवी दी जाती है, क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, एक पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है, पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है यहाँ पर। यार तुम लोग क्वेश्चन जो पूछते हो, तुम्हें जब पता है मेरे से इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो, तो पता है मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मैं क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करूंगा, तो फिर क्वेश्चन पूछते क्यों? और जब तुम्हें ये भी पता है कि मैं क्वेश्चन को पूछने के लिए तुम्हें सफिशिएंट टाइम दूंगा, तो फिर इट्स बेटर कि अभी क्यों टाइपिंग करके अपने उंगलियों को तकलीफ दे रहे हो, है ना। इन उंगलियों को बचा के रखो एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव टाइप करने के लिए। ओके, ठीक है, वहां जरूरत पड़ेगी। तुम्हें पता है इतने दिन से क्लास में आ रहा है, फिर भी ना उंगलियों की ना खुराफात, तुम्हें क्या बोलते हैं, उंगलियों को तुम्हारे ना, जो भी बोलूं मैं, खुजली है ना, खुजली लगी रहती है टाइपिंग करने की, पता नहीं क्या है। रात को चैटे कम की थी क्या वहां टाइपिंग? कल प्रैक्टिस, कल टाइपिंग प्रैक्टिस नहीं हुई थी क्या रात को किसी के साथ? नहीं हुई थी तो उसकी खुंदक यही निकालनी है क्या? रुको जाओ, पढ़ाने दो, फिर पूछ लेना जो भी। फिर बाद में कहो कि सर मेरी क्वेरी सर आपने रिप्लाई नहीं की। बाद में कहूंगा पूछो, तब पूछोगे नहीं, तब कहोगे सर मैंने ऊपर लिख दिया था मैं क्यों पूछूं, तब खुद के अंदर ईगो हो जाता, मैंने एक बार लिख दिया मैं दोबारा क्यों लिखूं? पढ़ तो लो। तो यहां पर आपका पर्सनल लोन, पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन यहाँ पर आपको आपकी, आप नॉर्मल कोई एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई हो, आपकी सैलरी जितनी है ना, सैलरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन दे दिया जाता है, सैलरी के अकॉर्डिंग।
ये आपका सैलरी के अकॉर्डिंग लोन दिया जाता है, क्योंकि आपका उस बैंक में सैलरी अकाउंट है। जिस बैंक में आप लोन ले जाओ वहां सैलरी अकाउंट है, आपकी सैलरी वैलरी आती रहती है, बैंक को भी पता है आपकी फिक्स सैलरी आती रहती है, आपको बैंक उस सैलरी के अगेंस्ट लोन दे देता है। और ये पर्सनल लोन भी यहाँ पर दो तरीके से हो सकता है, टर्म लोन भी हो सकता है, ओडी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका एक पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी कि इसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जाती। इसके अगेंस्ट जस्ट वही है कि आपका जो सैलरी आ रही है उसी बेस पर जज करके हम आपको ओडी या टर्म लोन दे देते हैं। ठीक है, ओके। ये एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन का कंसेप्ट हो गया, शॉप फर्नीचर। अच्छा, एक और लोन होता है, वो लोन होता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दे दिया, सिंपल। जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन होता है वो पर्सनल लोन ही होता है, समझ लीजिए। बस पर्सनल लोन जो है वो टर्म लोन ओडी आपने दिया है, वो दिया है बिना किसी सिक्योरिटी के, अनसिक्योर्ड लोन। अगर यही पर्सनल लोन आपको बड़ी अमाउंट का चाहिए, देखो पर्सनल लोन जो सैलरी अगेंस्ट मिलता है वो कम अमाउंट का मिलता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख, आपकी सैलरी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको पर्सनल लोन बड़ी अमाउंट का चाहिए तो आप क्या करोगे, तो आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन दोगे। उसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेने पर आप यहाँ पर बैंक में प्रॉपर्टी जमा कराओगे अपनी सिक्योरिटी के रूप में, और उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगा। चाहे वो टर्म लोन भी दे सकता है बैंक, और आपको ओडी भी दे सकता है, दोनों उसमें कंसेप्ट काम करेंगे। डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है उसके अगेंस्ट बैंक आपको टर्म लोन या फिर ओडी दे देगा। अब यहां पर मैं आपको पिछले कंसेप्ट पर लेकर चलूं, और वो फिक्स कंसेप्ट था ये वाला डिमांड लोन वाला कंसेप्ट। अब इसमें भी यही है कंसेप्ट, सिंपल सा, कि मैंने बैंक की एफडी दी और बैंक ने उसके अगेंस्ट मुझे टर्म लोन दे दिया। टर्म लोन में क्या होगा, टर्म लोन में जो पैसा है 90,000 पैसा है, ये आपको वन शॉट में दे दिया जाएगा, वन शॉट में दे दिया जाएगा। आप इस पैसे को, ऐसा नहीं है कि जैसे ओडी में होता है ना, पैसा प्लस किया माइनस किया, पैसा जमा कराया निकलवाया, जमा कराया निकलवाया। टर्म लोन के केस में, चाहे वो टर्म लोन किसी भी तरह का केस हो, ये सारे के सारे टर्म लोन हो, इसमें जो एक बार पैसा आ जाता है उसके बाद पैसा वापस जमा करा के वापस पैसा नहीं उठा सकते आप। आपने मान लीजिए ये जो हाउसिंग लोन लिया था ना 10 लाख का, फिर 5 5 10 5 लाख का, आपको जब ये 10 लाख मिल गया, 5 लाख मिल गया ना, तो आप ऐसा नहीं है 15 लाख आपको मिल गया, आप अगले दिन 15 लाख जाके जमा करा दो कि मुझे 15 लाख दोबारा मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो जमा हो गया तो हो गया। उसके अलावा जो फिर बाद में मिलेगा बस उसी को आपको जमा कराना पड़ेगा। जो एक बार मिल गया उसको आपने जमा नहीं करा, उसको आप यहाँ पर जमा करा दिया तो वापस आपको पैसा नहीं मिलेगा उसका, आपको वापस नहीं मिलेगा, वो नया टर्म लोन ही मिलेगा, मिलेगा तो। ठीक है, तो वैसा ही डिमांड लोन में होता है कि आपका डिमांड लोन में आपको पैसा एक बार दे दिया जाता है और उसके बाद आप उसकी ईएमआई पे कर रहे हो। सारे केसेस में, टर्म लोन के केसेस में सभी में ऐसा होता है, जो मर्जी आप लोन ले लो। व्हीकल लोन लिया, कार का लोन मिल गया, कार मिल गई आपको, कार का पैसा दे दिया गया और उसके अगेंस्ट आपको कार मिल गई, दैट्स इट, आप उसकी बस ईएमआई चुकाओगे। आप ऐसा नहीं है दोबारा से उसमें आपने 10 लाख का कार का लोन लिया था, आप 10 लाख जमा कराया वो सारा का सारा, और लाओ भाई 10 लाख उसमें से और उठा लिया, नई कार ले ली, नहीं। वो तो जब तक चलेगा चलेगा। नया लोन ने, अगर आपको 10 लाख रुपए और चाहिए तो नया लोन लेना पड़ेगा, नई फॉर्मेलिटीज, नया अकाउंट खुलेगा, सब कुछ नया उस केस में होगा। ठीक है, इस पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वेरी करता है बैंक टू बैंक, वेरी करता है कस्टमर टू कस्टमर, और वेरी करता है आपका प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इंटरेस्ट रेट कितना होता है ईएमआई के फॉर्म में, इसमें पैसा आपका चुकता रहता है। टेन्योर कितना होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड भी इसमें वेरी करता है बैंक टू बैंक और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हाउसिंग लोन का टेन्योर अलग होगा, कार लोन का अलग होगा, मशीनरी लोन का अलग होगा, सब चीजों का अलग अलग यहाँ पर टेन्योर रहता है। टेन्योर का मतलब टाइम पीरियड, कितने टाइम का आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, शूट योर क्वेरीज, एंड मैं क्वेरी करता हूं रिप्लाई, और फिर आगे चलेंगे। मींस मार्जिन बैंक पर डिपेंड करता है, वो कितना भी चार्ज कर सकता है। स्कीम पे डिपेंड करता है, बैंक ने क्या स्कीम निकाली है, मतलब किस टाइप की स्कीम है, ये कह सकता है, बैंक पर डिपेंड करता है। बिल्कुल सर, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लेटर किस टाइप का लोन है, वो भी यहाँ पर इसी टाइप का लोन है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर पैसा दे दिया जाता है, एक प्रकार से आपको एक अनसिक्योर्ड लोन के रूप में पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, व्हीकल लोन में सिक्योरिटी, बिल्कुल व्हीकल लोन खुद कार आपकी सिक्योरिटी होती है। कस्टमर अगर चाहे तो मोरेटोरियम ईएमआई दे सकता है, बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जब मर्जी ईएमआई चुका सकते हो, बैंक मना नहीं करेगा। हाउसिंग लोन की कोई लिमिट नहीं होती, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। मैंने 2.5 3 करोड़ का हाउसिंग लोन भी दिया हुआ है। पीओ का हाउसिंग लोन कितना मिल सकता है, हाईएस्ट अमाउंट
बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, सभी बैंक्स का अपना अपना है। पीओ का हाउसिंग लोन जो भी मिलता है, पीओ को नहीं, क्लैरिकल को ही मिलता है, ऐसा नहीं पीओ को ही मिलता है। सभी बैंक्स का अपना अपना क्राइटेरिया, फिक्स नहीं है कुछ, मतलब कि एक अमाउंट नहीं है। सर आरबीआई क्लास कैसे मैनेजर, एक दिन में 2 क्लास रहता है उसमें, तो आप थोड़ा थोड़ा करके देख लो यार, थोड़ा थोड़ा करके देखो, यही कर सकते हो और तो क्या कर सकते हो। सर बाद में लेते हैं अमाउंट मोरेटोरियम का, बाद में लेते हैं अमाउंट मोरेटोरियम का, हाँ ईएमआई बाद में एडजस्ट हो जाती है वो। एजुकेशन लोन यानी जो आपको एजुकेशन के अगेंस्ट, आपने कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करना, उसके अगेंस्ट आपको पैसा दिया जाता है, लोन दिया जाता है। तो उनमें 1 लाख पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट 1 लाख डाउन पेमेंट कर दिया, 2 लाख की सब्सिडी मिलेगा। नहीं नहीं, इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट जो पे किया उस पर। बैंक के एम्प्लॉयज को कितने परसेंट पे लोन मिलता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, नॉर्मली 5-6% पे सिंपल इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है। सर फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट दिया जाता है ना, जो डिमांड लोन, जो मैंने डिमांड लोन वाला कंसेप्ट बताया था फिक्स डिपॉजिट वाला, उसके अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट, बाकी तो अलग कंसेप्ट है सारे के सारे। बैंक में एफडी अगेंस्ट जो लोन दे सकते हैं चुकाना पड़ता है, इसको टीएल कहते हैं क्या। कोऑपरेटिव बैंक का मुझे ऐसा ऐसा किसी पर्टिकुलर बैंक का मुझे यार नहीं पता, कोऑपरेटिव बैंक में क्या कंसेप्ट है, जो मैंने बताया ये यूनिवर्सल लगता है। अब आपके बैंक में कौन सा कंसेप्ट लग रहा है वो आपका बैंक बता पाएगा यार, है ना। मार्जिन मीन जैसे बैंक से 35 लाख है लोन में, तो उस अमाउंट में हमारा 3.5 लाख है। हाँ जी बिल्कुल। सब जब आरबीआई बढ़ाता है तो ये बोलते हैं लोन महंगे होंगे, हाँ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट है ना, उसकी अलग से क्लास आएगी जब आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कराऊंगा, तब मैं समझाऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं कम होते हैं कैसे होते हैं, कैसे चलता है वो, तब कहीं समझाऊंगा, अभी नहीं। डेली करंट क्लास 10:30 बजे। ई कॉमर्स पर नो कॉस्ट ईएमआई भी देते हैं प्रोडक्ट पे, ऐसा क्यों। वो एक अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नथिंग एल्स। उनको एक अपने प्लेटफॉर्म पे जोड़ने के लिए कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़िए, वो आपसे उसके फॉर्म में पैसा ना लेकर दूसरे तरीके से पैसा ले लेते हैं, मतलब कि आप उस वहां प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उनको प्रॉफिट मिल रहा है, वो एक जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए, नथिंग एल्स। प्रॉपर्टी के लोन केवल एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं भैया, प्रॉपर्टी गेन्स लोन में एक बार ही डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी गेन्स लोन में एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं, नहीं मतलब टर्म लोन ओडी दोनों हो सकता है उसमें। नहीं चुका हुआ बैंक वाले कार उठा के ले जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। अरे यार बहुत एकदम से भाई बहुत सारी आ गई। हमें कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ पीडीएफ मिल रहा है। वहां फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, वहां जाओ साइड में, साइड में जब साइड टैब खोलोगे वहां फ्री टेस्ट का ऑप्शन है, वहां मिल जाएगा। ओडी में बैंक जो अकाउंट ओपन करता है बाद में वो बंद होगा फिर। हाँ अगर ओडी आपने क्लोज करा दी तो बंद करा दो, उसमें क्या है, 1 साल के लिए ओडी होती है, रिन्यूअल होता है एवरी ईयर। हाउसिंग लोन में मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट मंथली दे सकते हैं, ईएमआई में ऐड हो जाएगा। आप मंथली दे सकते हो मोरेटोरियम पे, अगर नहीं दोगे तो बाद में ईएमआई में एडजस्ट हो जाएगा। एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट डिपेंड है ना, अलग अलग फंडा है सबका, इंटरेस्ट रेट का फंडा सबका अलग अलग है यार। सर एजुकेशन लोन के बाद जब जॉब 1 ईयर तक नहीं लगी तो कौन लोन देगा, जो आप ही दोगे लोन, उसमें तो क्या है, बैंक उसके लिए लाइबल थोड़ी ना कि आपका नौकरी नहीं लगी तो लोन टेन्योर से पहले रीपेमेंट कर दे, चार्ज लगता है बिल्कुल। कुछ बैंक्स नहीं लगाते, कुछ बैंक्स लगाते हैं, जिसको हम प्री पेमेंट पेनल्टी कहते हैं, ठीक है, प्री पेमेंट पेनल्टी कहते हैं। अगर आप लोन टाइम से पहले चुका देते हो, कुछ बैंक्स लगाते हैं कुछ बैंक्स नहीं लगाते, लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगता, लगता है। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर बैंक लगा देते हैं, जो एक्स्ट्रा देना पड़ता है वो एम्प्लॉइज के लिए नहीं लगता है, नहीं लगता है। सर एग्रीकल्चर लोन किस टाइप के, एग्रीकल्चर लोन के ऊपर बात करेंगे, अभी क्लास हुई नहीं, फिर ऑक्शन में कार निकाल देते हैं बैंक वाले, निकाल। अरे भाई अभी उस पर मत जाओ, एनपी और ऑक्शन वगैरह, अभी अलग से चैप्टर आएगा तब पूछ लेना, तब आपको वैसे ही मैं क्लियर कर दूंगा। अभी मत पूछो उस चीज को, कार बेच, लगता है तुमने कार लोन लिया, डूबा हुआ कार लोन तुम दे नहीं रहे हो, है ना, मुझे लगता है तुम्हारी भाषा से ऐसा लग रहा है ना, तभी इतने उत्सुकता से पूछ रहे हो सब चीज। हाउसिंग लोन लेके कुछ साल बाद पर्सनल लोन से बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मना नहीं, अगर आपकी एलिजिबिलिटी में आप फॉल करते हो तो आप 10 तरीके के लोन ले सकते हो, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख है ना, और आपकी ईएमआई उस पर 30,000 बनती है, 70,000 पे आपका घर पे आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं,
अब आपने 30,000 रुपए ईएमआई हाउसिंग लोन के दे दी, उसके बाद 10,000 रुपए कार लोन की ईएमआई दे रहे हो, उसके बाद 20,000 रुपए पर्सनल लोन की ईएमआई दे रहे हो, फिर 10,000 रुपए कोई और ईएमआई दे रहे हो, तो बैंक कब तक देता रहेगा? बैंक आपकी नेट टेक होम देखता है, एक अमाउंट होती है नेट टेक होम पे, कि उस नेट टेक होम पे से कम आपकी इनकम नहीं रहनी चाहिए सारी ईएमआई पे करने के बाद। अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, जितना मर्जी लोन ले लो बैंक से, ठीक है। किसी की कोई क्वेरी ऊपर आएगी तो रीपोस्ट कर दो, क्योंकि बहुत सारे एकदम से मैसेज थे, मैं काफी सारी क्वेरी नहीं देख पाया, ठीक है। किसी को रह रही है तो रीपोस्ट कर दो। सर ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलता है, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट तो फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट तो फिक्स डिपॉजिट वाला लोन मिलता है। ये सारे के सारे लोन अलग अलग लेवल के हैं, वो अलग था, ये अलग है सारे, ये सारे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट थोड़ी नहीं। शादी के लिए सेविंग कैसे करें? अभी मैं क्वेरी ले रहा हूँ, कभी मूड सही होगा ना तब बताऊंगा तुम्हें, है ना। सर ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है वो, ये तो क्वेरी तुमने 10 बजे वाली क्लास में पूछी होती ना, अब तक तुम क्लास से भाग चुके हो, तो ऐसा रिप्लाई मिलता। सर ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है वो टर्म लोन के पर्पज के लिए, तो इंटरेस्ट मिलता है तो वो टर्म लोन के, ओवरड्राफ्ट लोन अलग है, टर्म लोन अलग है, दोनों के दोनों क्यों मिक्स कर रहे हो? ओवरड्राफ्ट लोन मिलता है वो टर्म लोन के पर्पज के लिए, क्वेश्चन ही गलत है। ओवरड्राफ्ट अलग है, टर्म लोन अलग है ना। एफडी के होम लोन ले सकते हो? नहीं यार, जिस पर्पज से होम लोन मिल रहा है उसी पर, एफडी गेंस होम लोन नहीं ले सकते आप, एफडी गेंस नहीं मिलेगा। हाँ, एफडी का पैसे को आप कहीं पर इस्तेमाल करना चाहते हो अपने घर को बनाने के लिए तो मिल जाएगा, तो आप कर सकते हो, बैंक मना नहीं करेगा। एफडी का पैसा, जो एफडी का लोन मिला, उसको आप घर बनाने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बैंकर और नॉर्मल पर्सन के लोन में डिफरेंस हो? हाँ जी, बहुत डिफरेंस होता है। बैंकर को सिंपल इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, एक नॉर्मल पर्सन को कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। और बैंकर को लोन जो मिलता है 5-6% मिलता है, एक नॉर्मल व्यक्ति को लोन 8-9-10% तक मिलता है। तो बिजनेस लोन और एजुकेशन लोन में लगभग कितने परसेंटेज का डिफरेंस होता है? प्रतिशत मतलब इंटरेस्ट रेट का मत सोचो, इंटरेस्ट रेट सभी बैंक्स का अलग अलग है, कोई यूनिवर्सल इंटरेस्ट रेट नहीं है किसी का भी, कि इस बैंक ने यहाँ पर, ये सारे सारे बैंक्स जितने भी है वो 7% पे सब कुछ दे रहे हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। सभी बैंक्स का इंटरेस्ट रेट का अपना अपना कंसेप्ट है। जब मैं इंटरेस्ट रेट के चैप्टर पे आऊंगा तब आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, अभी मैं इंटरेस्ट रेट का कंसेप्ट समझा ही नहीं। इंटरेस्ट के कंसेप्ट आपको आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझाने के बाद ही समझ में आएगा। ऑप्शन प्लीज करा देगा, पर्सनल वीकली क्विज ऑफ स्टेटमेंट होगा सबमिट, बिल्कुल। अभी धीरे धीरे टाइम लगेगा, मंथली क्विज भी आ जाएगी, मंथ कंप्लीट होने दो। डिपेंड अपॉन द बैंक अश्विनी, कुछ बैंक्स दे देते हैं, कुछ बैंक्स नहीं देते। सर कोर्स के मैंने एजुकेशन लोन लिया था? नहीं, आपको पूरा प्रॉपर कोर्स, क्योंकि आपको पैसा वो आपको नहीं मिलता, वो पैसा आपको इंस्टीट्यूशन को जाता है। सर पोस्ट ऑफिस एफडी करने के लिए वहां सेविंग खाता खुलवाना पड़ता है? नहीं जरूरी, पता नहीं मुझे पोस्ट ऑफिस का कंसेप्ट। सर बैंकर को ट्रेनिंग पीरियड में लोन मिलता है? डिपेंड अपॉन द बैंक, कुछ बैंक्स दे देते हैं, कुछ बैंक्स नहीं देते। सर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आ रहा है, चला हुआ है ना, बात चल रही है मेरी, है ना। अभी थोड़े से बिजी हैं खारा जी, उनकी बेटी की शादी है ना, तो कह रहे बेटी की शादी हो जाए। उन्होंने भी एक लोन के लिए अप्लाई किया होगा, मैंने उनका लोन अभी सेंक्शन किया नहीं, अप्रूव नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा बेटी की शादी है, थोड़ा बहुत लोन दे दो, खारा जी कहते हैं, है ना। जिसको खारा जी नहीं पता तो क्या होगा, खारा जी वो है जो एसबीआई के चेयरपर्सन है, उनका नाम खारा जी है ना। उनका पर्सनल लोन अभी मैंने अटका रखा है ना। मैंने कहा रुको यार अभी, वो कहते हैं यार जल्दी से लोन करो, बेटी की शादी करो, बेटी की शादी करूंगा फिर मैं फ्री होऊंगा, फिर नोटिफिकेशन भी निकाल देंगे, तो इसलिए टाइम लगेगा। जब तक मैं लोन अप्रूव नहीं करता शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी नोटिफिकेशन कैसे आएगा? बताओ क्या करना चाहिए, अप्रूव कर दें लोन, क्या ना करें? जॉब लगने कितने महीने बाद होम लोन? डिपेंडिंग अपॉन द बैंक।
कितना डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन द बैंक। आगे चले, आगे बढ़े। एक मंथ बाद अप्रूव, चलो ठीक है, एक मंथ बाद अप्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ शब्द, एक दो शब्द और बता देता हूँ इसी टर्म लोन से जुड़े हुए हैं जो, वो शब्द है। एक तो सबसे पहले जब सीसी और ओडी यहाँ पर या फिर कोई भी लोन जो है वो दिया जाता है, ठीक है, मोरेटोरियम में प्रिंसिपल पे करते हैं तो इंटरेस्ट कम हो सकता है। यार ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है कि आप जब भी कोई भी पैसा पे करोगे तो आगे उस पर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो ऑब्वियस आने वाला इंटरेस्ट कम ही हो जाएगा। एक वो तो नॉर्मल मैथमेटिकल कंसेप्ट है ना, कि मुझे जिस चीज का पैसा 2 साल बाद चुकाना है, मैं उस पैसे को आज ही चुका रहा हूं, तो पहले 2 साल में जो मेरा ब्याज लग रहा है उस पर मुझे 2 साल बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाएगा, तो मेरा महंगा ही पड़ेगा मुझे ईएमआई। और अगर मैं आज ही की डेट में उसको चुकाने लग जाऊं तो आज जो इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, तो मेरा ईएमआई थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, तो बैंक उस ईएमआई को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर कर देगा, चेंज कर देगा। ये तो नॉर्मल सा वो एक कंसेप्ट है, एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आपकी, है ना। कहीं सुना है, सुना नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ ही होगा, खैर नहीं सर, कहीं सुना है फ्लैट ऑफ लोन समथिंग, वहां नहीं होता है फ्लैट ऑफ लोन, फ्लैट ऑफ लोन हो गया फ्लैट ऑफ, मैं नहीं जानता फ्लैट ऑफ लोन कौन सा होता है भाई, है ना। सर लोन देने से पहले दुनिया से चल बसेंगे फिर क्या होगा? यार सुबह सुबह यार चल बसने की बात कर रहा, पूरा दिन अभी पड़ा है यार, क्यों सुबह सुबह नेगेटिव बातें कर रहे हो? हर्षल सर ने इसी इलाज के बारे में बताया तो और अच्छा लग रहा है, चलो बढ़िया बात है, अच्छी लग रही है तो ना। अरे भाई चल बसेंगे तो जो लीगल हेयर्स होते हैं ना उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो चुकाएंगे। ठीक है, हमें बताऊं कंसेप्ट, हे प्रभु, सर आप मूव ऑन करो। मैं मूव ऑन ही किया था जिंदगी भर में, मूव ऑन ही करता रहा पिछले, मूव ऑन करते करते मैं आज अन अकेडमी में ज्वाइन कर लिया मैंने। मेरे को मेरी एक्स छोड़ के चली गई तो उसी गम पे तो मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया था। तुम्हें पता है हिस्ट्री इसके बारे में? नहीं पता ना, बस यही तो बात है, टीचर की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए तुम्हें, है ना। ये ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखिए गाना तो बाद में आया है, ऑलरेडी तो मैं इस चीज को फील कर चुका हूँ। अब रुलाओगे क्या यार, बस आंसू टपकने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, एंड मैं क्या कह रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि जो भी यहाँ पर लोन जब भी दिया जाता है बैंक के द्वारा, किसी को भी अप्रूवल दिया जाता है, ठीक है, आ, उस चीज को हम कहते हैं सैंक्शन करना। ठीक है, उस चीज को कहते हैं सैंक्शन करना, सैंक्शनिंग करना। ठीक है, सैंक्शन करना। और जब यहां पर लोन दिया जाता है, जब खाते में पैसा आ जाता है उसके, उसको कहते हैं डिसबर्समेंट करना। अप्रूवल जब होता है कि मैंने तुम्हारा लोन अप्रूव कर दिया है, तो उसका मतलब होता है सैंक्शन, सैंक्शनिंग। जब यहां पर लोन आपको दे दिया जाता है, आपके खाते में डाल दिया पैसा, है ना, या फिर आपके खाते में डाला, सीसीओडी में आपको यहाँ पर लिमिट दे दी, आप पैसा उठा सकते हो अब उसमें से, या फिर जो टर्म लोन है उस केस में है, यहाँ पर कार लोन है, जो कार का पैसा जो है डीलर को तक पहुंच गया, हाउस का पैसा जो है आपने खरीदा, जिस पर्सन से आपने खरीदा उसके पास पहुंच गया, एजुकेशन लोन में एजुकेशन का जो पैसा है वो आपका कॉलेज तक पहुंच गया। तो जब पैसा आपके खाते से निकल कर दूसरी जगह चला जाता है तो उस चीज को कहते हैं डिसबर्समेंट। ये जो दो शब्द हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट शब्द है और पूरे बैंकिंग की जिंदगी में आपके दोनों शब्द काम आएंगे, सैंक्शन और डिसबर्समेंट। ठीक है, ये बार बार काम आएंगे। ओके, ठीक है, समझ गए, सैंक्शन हो गया, डिसबर्समेंट हो गया, एंड हाँ एक और चीज है कि जिस भी पर्पज से आपने लोन लिया है, मान लीजिए आपने कोई लोन हाउस के लिए लिया, हाउस परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया,
वैसे तो नॉर्मली ये चीजें पता नहीं लगती या कह लीजिए इग्नोर भी हो जाती हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे कि जिस पर्पज से आपका लोन लिया गया है उसी पर्पज से वो लोन का पैसा जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसी चीज और के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप किसी और पर्पज से उस पैसे का इस्तेमाल करते हो तो वो यहाँ पर एक फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कार लोन है ना। अब आपने कार लेने के लिए ही लोन लिया है, कार का जो पैसा है जो बैंक ने डिसबर्समेंट किया किसको, डीलर को कर देता है बैंक, डायरेक्टली पैसा भेज देता है डीलर को, और वहां से कार आपके पास आपके घर पर आ जाती है, या आप घर मतलब ले आते हो कार, है ना, जिसने भी कार लोन लिया। अब फॉर एग्जाम्पल डीलर के साथ उसकी साठगांठ है, डीलर के साथ वो उठना बैठना उसका लगा है, तो डीलर के साथ उसने सेटिंग करी कि मैं लोन ले लूंगा, तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा, मुझे कार तुमसे नहीं लेनी, तुम बीच में 10% अपना बीच में रख के मुझे बाकी पैसा दे देना। अगर ऐसा कुछ सांठगांठ है तो ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कर लिया जाता है तो दैट इज अ फ्रॉड। इसको हम डाइवर्जन ऑफ फंड्स कहते हैं, कि जिस पर्पज से आपने लोन लिया उस पर्पज से पैसा ना इस्तेमाल करके किसी और पर्पज से पैसा इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज को हम डाइवर्जन ऑफ फंड कहते हैं, और वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। अब इस चीज को पहचानना कैसे, बैंक के द्वारा जब भी यहाँ पर कोई भी लोन लिया जाता है, बैंक के द्वारा जब भी कोई लोन दिया जाता है तो उस लोन देने से पहले उस कस्टमर के बारे में पूरी इंक्वायरी बैंक करता है, उसके घर पर विजिट करेगा, उसकी दुकान पर विजिट करेगा, सब कुछ विजिट करेगा, बैंक अपनी तसल्ली पूरी करेगा, केवाईसी नॉर्म्स वगैरह सब कुछ करेगा बैंक उसका। जब बैंक उसको लोन दे देता है तो बैंक लोन देने के बाद दोबारा से उसकी विजिट करता है और वो देखता है कि क्या वाकई में इसने जो लोन दिया है हमने उस लोन का इस्तेमाल वो उसी चीज के लिए कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि मान लीजिए मैंने कार लोन दिया है, तो कार मैंने लोन दिया है कार को खरीदने के लिए, तो मैं उसका बकायदा घर जाकर देखूंगा उसकी कार को, उसके साथ फोटो खिंचवाऊंगा अपनी, ठीक है, और उसके गाड़ी का चेसिस नंबर जो होता है उसको मैं आपका पेन पेपर पर स्क्रैच करके ही ले आऊंगा। आपने कभी देखा होगा उस गाड़ी का चेसिस नंबर, इंजन नंबर जो होता है, हम कागज रखते हैं, जो बचपन में हम किया करते हैं ना, किसी चीज पे कागज रख देते और पेंसिल से रगड़ते तो ऊपर छप जाता था, वो उभर कर आ जाता था, हमें बड़ा एक फैसिनेटिंग सा लगता था वो चीज, अरे यार ये क्या है ना, ठीक है, ऐसा होता था ना। तो वो चीज वाकई में आपको यहाँ पर एक्चुअल में फ्यूचर में करनी पड़ेगी, एक्चुअल में आपको करनी पड़ेगी ये चीज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको वहां पर आप विजिट के दौरान आप कस्टमर आज जब वो आपका कार ले ली जाती है, ठीक है, तो कार लेने के बाद हम बैंक वाले उसके घर जाएंगे और हमारा पास एक डॉक्यूमेंट होता है, बैंक का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे और उसके नंबर ले आएंगे जिससे ये प्रूव हो जाएगा हाँ ये कार इसने ले ली है, हम फोटो वोटो खिंचवा के अपने विजिट में रख देंगे। हाउसिंग लोन के केस में भी ऐसा ही है, हम स्टेज वाइज जो हाउसिंग लोन उसको देते हैं, पैसा देते हैं, तो हम इंश्योर करते हैं उसके घर विजिट करके कि जितना पैसा हमने दिया उतना पैसा उसने लगाया या नहीं लगाया। मशीनरी लोन में भी हम मशीन अब देखने जाएंगे, स्पेशली वो चेक करेंगे मशीनरी जो हमने लोन दिया है वो मशीनरी वहां पर पहुंची है कि नहीं पहुंची। एजुकेशन लोन में भी ऑब्वियस है, वो बंदा पढ़ रहा है तो उसकी सेमेस्टर वाइज हम डिग्रीज लेते रहते हैं, सेमेस्टर वाइज जो रिजल्ट आता है उसका वो हम टाइम टू टाइम उसका लेते रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी जमा कराया होगा, एजुकेशन लोन दिया होगा, तो बैंक ने आपसे सेमेस्टर वाइज मार्कशीट मांगी होगी कि वाइज सेमेस्टर वाइज मुझे मार्कशीट देते रहे। जब तक आप पिछले सेमेस्टर की देते नहीं थे मार्कशीट तब तक बैंक अगले सेमेस्टर का लोन नहीं देता था आपको, है ना। तो वो भी एक केस हो सकता है। तो इसी तरह से बैंक टाइम टू टाइम टाइप ऑफ लोन के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप का लोन आप दे रहे हो उस चीज को यहाँ पर इंश्योर करता रहता है, ठीक है। ओके, तो ये मेरी तरफ से एक टर्म लोन का कंसेप्ट पूरा मैंने समझा दिया। अगर इसमें कोई और स्टिल क्वेरी है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूँ। घर बनने का काम हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल विजिट पर पीओ जाता है, क्लर्क जाता है, वैसे पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लर्क वैसे ही आपकी अगर शौक शौक में कोई जाना चाहे चला जाए, लेकिन जो ड्यूटी है जो साइन होता है विजिट रिपोर्ट पर, जो ऑफिशियली जो काम असाइंड है वो पीओ या पीओ नहीं कहेंगे ऑफिसर को साइन होता है। अगर कोई फेल हो जाए तब भी मार्कशीट देखेंगे, बिल्कुल मार्कशीट आपको देनी है। अजीबो गरीब क्वेरी आएगी अब। सर मेरा ऑपरेशन अपेंडिक्स एंड स्टमक हुआ है, क्या बैंकिंग में कोई प्रॉब्लम है? स्टोमा, स्टोमा क्या होता है? अपेंडिक्स तो सुना था, अपेंडिक्स का तो मेरा भी हुआ है, तो बहुत जगह जाना पड़ेगा तो हाँ जाना पड़ता है, विजिट करनी पड़ती है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ड्यूटी है। स्टमक का, अच्छा स्टमक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी तो आराम से, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं।
सर कलर ब्लाइंडनेस अलाउ है बैंक में, डिपेंडिंग कलर ब्लाइंडनेस का लेवल कितना है ना। सर विजिट करी तो सब ठीक लगा, बट वो फेक भी तो हो सकती है, लेकिन उस टाइम जेन्युइन लगी। हाँ बिल्कुल हो सकती है। उसके बारे में, विजिट के बारे में यार डिटेल मैंने, खान साहब आपने कल शायद क्लास देखी नहीं थी मेरी, कल या परसों मैंने एक विजिट के बारे में बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया था, कल या परसों की क्लास में, याद है आपको? कल किया था कि परसों, जब भी किया था, है ना। तो वो एक बार क्लास, शायद आप नए हो आज मेरी क्लास में, क्योंकि पहले मैंने आपका नाम पढ़ा नहीं कभी, है ना। तो आप कल की क्लास देखना, मैंने उसमें विजिट के बारे में डिस्कशन डिटेल में किया था कि विजिट कैसे की जाती है, कैसे करनी होती है, आप उसमें कैसे सेफ गार्ड रह सकते हो कि बंदा पहले अभी तो जेन्युइन लग रहा है, बाद में फेक लगता है, तो उसके लिए आप कैसे बच सकते हो। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एज पर एम्प्लॉय आप कैसे सेफ रह सकते हो। ठीक है। कर लो अभी यार, ऐसा कुछ इतनी टेंशन मतलब, लेवल होता है कलर ब्लाइंडनेस का, आपको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है क्या? तो बस फिर जाकर एक बार चेक करा लो, कोई नहीं, किसी भी आंख के डॉक्टर से चेक करा लो किस लेवल के। मुझे भी कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे भी है भाई, मुझे भी एक थोड़े से एक मिनिमम लेवल पे है। ठीक है। मेरा भी जब बैंक में मेडिकल हुआ था, तो मेरी तब मुझे पता लगा था मेरे को कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है। नौकरी लग गया, कर रहा हूँ नौकरी। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने पिछले 2-3 साल में काफी केसेस आए हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कलर ब्लाइंडनेस है, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। ये ना वही देखना पड़ेगा ना किस लेवल की कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है उनको बहुत एक्सट्रीम लेवल की कलर ब्लाइंडनेस हो, तो बैंक इसलिए रिजेक्ट करता हो। कुछ को अप्रूव भी कर रहे हैं, कुछ को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। आर्मी वाले तो नहीं छोड़ते, आर्मी वाले तो, वो तो, आर्मी वाले तो उंगली है हल्की सी टेढ़ी हो वो तब कह देते हैं चलो निकलो यहाँ से, वो छोड़ो। अरे यार बैंक में मेडिकल कैसे होता है, क्लास कर लो यार, मेडिकल कैसे होता है फिर बात कर लेंगे यार। कलर ब्लाइंडनेस कैसे होता है, क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस आकांक्षा ऐसे होता है कि अगर जैसे तुम्हारी एक पिक्चर है ना, तुमने बढ़िया से अपना एक, तुम्हारी शादी होगी फॉर एग्जांपल, तुम बढ़िया सा सूट एक पहना, बढ़िया सा एक लाल कलर का एकदम बढ़िया, है ना। अब पति को पूछा कि आपने कि मेरा सूट कैसा लग रहा है, पति आगे से पूछता है ऐसे फीका फीका सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है ना। आपने गुस्से होकर निकल ही जाना है, ऑब्वियस है। आपने सोचा तारीफ करेगा पति हमारी, लेकिन तारीफ करी नहीं पति ने तुम्हारी। अब तारीफ क्यों नहीं करे, वो बेचारे की मजबूरी थी, क्योंकि उसको कलर ही नहीं समझ में आ रहा था, उसको लगा ब्लैक एंड व्हाइट, वो कलर ब्लाइंड था, वो उसको कलर दिख ही नहीं रहा था लाल कलर, उसको लाल कलर की जगह कुछ और ग्रे कलर दिख रहा था, उसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है। सर ऐसा वैसा एग्जांपल मत देना, दे दिया हम तो, अब क्या देना, तो दे दी, गोली निकल गई अब तो। चले आगे मूव ऑन करें। तुम्हारी वाली क्लास ना, बताया क्या, तुम्हारे वाला बैच, तुम्हारे वाला बैच ना पिछले से पिछले वाले बैच की तरह है, जो पिछली क्लास ना वो वाला नहीं, उससे पिछले वाला बैच है वैसा था। वो भी ऐसे ना 1 घंटा पढ़ते थे, 15-20 मिनट आधा घंटा ऐसी बातें करते थे, जिसको मैं फालतू की बातें कहता हूँ, है ना। और फिर मेरे से कोई करता, मैं रुक पाता नहीं, तो फिर क्या होता है, बाद में सिलेबस रह जाता है। ठीक है। तो अब देख लो क्या करना चाहते हो। अरे चैट ऑफ नहीं यार, वो ऑन रखनी पड़ती है, क्योंकि वो क्वेरीज आती है ना, अब क्वेरीज तुम्हारी एक तरीके की क्वेरीज होती है, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। क्वेरीज तुम्हारी होगी, सर शादी का लोन मिलेगा नहीं मिलेगा सर, है ना। कलर ब्लाइंडनेस सर क्या होती है सर, है ना सर, मेरे पति को कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होगी सर, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेरी अब पूछोगे तो मैं क्या करूंगा यार। चलो रिप्लाई मत करो सर, ये बात तो सही है, लेकिन मेरे अंदर वो ना खुजली रहती है रिप्लाई करने की, मैं क्या करूं यार। मुझे मैं ऐसा, मेरे मन में ऐसा रहता है किसी का रिप्लाई रहना नहीं चाहिए क्वेरी, है ना। मन के अंदर फिर वो क्या होता है, सुबह सुबह मैं कोई क्वेरी के रिप्लाई नहीं करूंगा, फिर बेचारे के दिन, फिर सारे दिन उसके दिमाग में वो चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, है ना। तो फिर वो बाकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा। अब मैं भी एक बेचारे की सोशल सर्विस कह ली, समाज सेवा के पर्पज से मैं सोच लेता हूँ किसी के बारे में ना, सोचना चाहिए।
वो तो जनवरी से अब तक वो तो मैं दूंगा, आरबी ग्रेड में मैं दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा, आरबी ग्रेड में दूंगा। उसके लिए वो मैगजीन बनवा रहा हूँ। सर वाइफ पे भी लोन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। ये नहीं चुका है तो बैंक वाले वाइफ उठा के ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं बैंक गारंटी। ठीक है, बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होता है, राइट? बीजी, एक ए पर्सन है, एक बी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ए और बी यानी कि कोई ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, समझ लीजिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। ये आपका काम वाम देती रहती है, किसी ना किसी तरह का टेंडर देती रहती है काम करने का, जिसमें से ए को टेंडर मिल गया, ठीक है। अब ए ने यहाँ पर काम पूरा करके देना है, फॉर एग्जांपल रोड बनाने का काम पूरा देना है। अगर आप मेरे जो रेगुलर करंट अफेयर्स के स्टूडेंट है, उनको ये कंसेप्ट ऑलरेडी पता होगा, मैं बहुत बार करंट अफेयर्स की क्लास में ये कंसेप्ट समझा चुका हूँ, है ना। फिर भी अपने कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोग नए भी होंगे इसमें क्लास में, है ना। कोई रिकॉर्डिंग देखता बाद में नया बच्चा भी होता है, कर लेता हूं मैं, बिल्कुल तसल्ली से आराम से समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपका ये जो एक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसको टेंडर मिला है। अब इसको काम कंप्लीट करके देना है रोड कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब बी को यहां पर ये है कि मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया, कल को बी को कुछ डाउट्स हैं। बी को डाउट, पहला डाउट ये है कि मैं इसको काम कंप्लीट करके देगा कि नहीं देगा, मेरे को रोड कंप्लीट बनाकर देगा कि नहीं देगा। जो मैं यहाँ और जो रोड कंप्लीट, जो रोड बनाकर दे रहा है, उसकी जो मैंने एडवांस पेमेंट दी है, उसके हिसाब से मुझे रोड बनाकर देगा कि नहीं देगा। कि मैंने एडवांस पेमेंट 50 लाख कर दी, रोड बनाकर 20 लाख की भाग जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर क्या वो जो रोड बनाएगा वो सही तरीके से बनाएगा कि नहीं बनवाएगा, क्वालिटी कैसी है उस रोड की, ये जो सरकार ने कह रहा है क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, वो है क्या नहीं। तो ऐसे कुछ असमंजस है जो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं असमंजस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट वाले कहते हैं एक को कि कोई ना कोई ऐसी ना, किसी थर्ड पार्टी की ना एक गारंटी लाके दो, जो कि ये मुझे इंश्योर करें कि कल को तुम अगर कोई भी काम पूरा नहीं करते, यानी कि पैसा नहीं पूरा चुकाते, और जो पैसे के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, या फिर क्वालिटी वाला काम नहीं करते, तो वो जो सी पर्सन है वो तुम्हारे बिहाफ पर पैसा हमें देगा, है ना। और बी कहता है कि ऐसा कोई रिलायबल पर्सन होना चाहिए जिसमें मैं भी विश्वास कर सकूं। ऐसा कोई नहीं है चलता फिरता कोई भी बंदा हो जाए, अब उस बंदे की फिर गारंटी कौन लेगा। तो इसलिए ये सी पर्सन और कोई नहीं होते, ये सी पर्सन बैंक होते हैं। ये ए जो है, ये बी जो है, ये यहाँ पर ए को यही कहता है कि तुम बैंक की ही यहाँ पर गारंटी लाके दो मुझे, कि बैंक वाले तुम्हारे नाम से अगर मुझे गारंटी दे देंगे तो मैं तुम्हें ये टेंडर कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है वो यहाँ पर बैंक के पास जाता है, जो भी उसका बैंक है, जहां से भी उसका डील करता है, जो भी उसका लोन, जहां पर उसका अकाउंट चल रहा है, वहां पर जाता है। और वहां पर जाकर आपका इनको कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, मुझे 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मुझे आप गारंटी दे दीजिए, है ना। बैंक कहता है हम ऐसे कैसे गारंटी दे दें आपको, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, है ना। वो कहता है यार मेरा अकाउंट आपके बैंक में इतने टाइम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वगैरह वगैरह, जो भी चल रहा है ना। हो सकता है उसका ऑलरेडी कोई लोन ही चल रहा हो। तो अगर बैंक उसको जानता है तो ठीक है, गुड। अगर नहीं जानता तो बैंक उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, पुरानी हिस्ट्री वगैरह चेक करेगा। जो भी हम लोन देने के टाइम बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, वन ऑफ द फैक्टर यहाँ भी वो चीजें चेक होगी। खैर उन चीजों में मैं नहीं जाऊंगा क्या क्या चीजें चेक होती हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, है ना। सो बैंक उस पर श्योरिटी लेकर, देखकर, सब कुछ समझकर उसको यहां पर एक सिंपल एक
गारंटी बॉन्ड जिसको बोलते हैं वो दे देगा। और उस गारंटी बॉन्ड पे क्या लिखा होगा, उस पर यही लिखा होगा कि इस पर्सन ने ये काम लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इस टाइप का लोन लिया है, रोड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे से यहाँ रोड बनाएगा, इतने ये मीटर की, किलोमीटर की, वगैरह वगैरह सारा कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल लिख दी। और फिर इतने इतने अमाउंट का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और हम अपने बिहाफ पर इस कस्टमर के लिए एक गारंटी दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, म्युनिसिपल काउंसिल या जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको, कि कल को अगर ये काम पूरा नहीं करता या फिर क्वालिटी वाला काम पूरा नहीं करता, तो इसके बिहाफ पर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक पैसा पे करने के लिए लायबल है, पैसा पे करने के लिए लायबल है। ये चीज यहां पर श्योरिटी जो है बैंक इन ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। एक गारंटी बॉन्ड एक पर्चा होता है, कागज का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर लिखकर, ठीक है। और एक कागज का टुकड़ा साइंड होता है प्रॉपर बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा, ठीक है, बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा साइन होता है। और इसकी कागज की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ दिस। कल को अगर ऐसा कोई केस होता है, काम पूरा नहीं हुआ या क्वालिटी वाला नहीं हुआ, तो क्या होगा, ये जो बी है ये सी के पास जाएगा, बैंक के पास जाएगा अपने यही कागज का टुकड़ा लेकर, और उसको कहेगा देखो आपने बॉन्ड साइन किया था, आपने ये गारंटी दी थी, ये काम पूरा नहीं हुआ है, अब आप उसके बिहाफ पर पैसा दीजिए। तो सी जो है, बैंक जो है लाइबल है बी को पे करने के लिए, जो भी अमाउंट वहां पर मेंशन थी, जो भी गारंटी मेंशन थी। और फिर लेटर ऑन क्या करेगा, लेटर ऑन सी जो है वो ए से जो भी तरीका है पैसा वसूल करने का, जो हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, उस तरीके को अपनाते हुए ए से पैसा वसूल करने का प्रयास जारी करेगा, लेकिन उसको एक बार देना पड़ेगा। अब ये सब चीजें बैंक करता क्यों है? अभी तक हमने लोन्स एडवांसेस में ये चीज सीखी थी कि बैंक उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जो भी बैंक गारंटी दी जाती है इसमें बैंक इंटरेस्ट नहीं चार्ज करता, इसमें बैंक कमीशन चार्ज करता है, इसमें बैंक कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। कमीशन यहाँ पर फिक्स होता है, फिक्स मतलब इन द सेंस की मान लीजिए 5 करोड़ की बैंक गारंटी है, तो उसमें मान लीजिए 2% का कमीशन है, तो 5 करोड़ का 2% यहाँ पर कितना बना, 10 लाख रुपए बना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लाख रुपए बैंक ने कमीशन के रूप में उस कस्टमर से ले लिया, और ये 10 लाख रुपए 1 साल का होता है, 1 साल का कमीशन। बैंक गारंटी मान लीजिए 3 साल की दी गई है, तो 3 साल हर एक साल वो 10-10 लाख रुपए उनसे चार्ज करेगा, या एक साथ 30 लाख ले लेगा, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जस्ट एन एग्जांपल दिया मैंने 2% का, ये चीज भी यहाँ पर वेरी करती है बैंक टू बैंक, और ये चीज भी वेरी करती है कस्टमर टू कस्टमर। अगर कस्टमर बहुत बढ़िया है, जो हमसे बैंक गारंटी कंटिन्यू डेली बनवाता रहता है, तो हम उसको थोड़ी बहुत छूट वूट भी दे देते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पर बैंक जो है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी भी ले सकता है ए से, है ना, कि एक अपनी सुरक्षा के लिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फिक्स डिपॉजिट ही रख लिया जाता है, बैंक फिक्स डिपॉजिट रख लेता है ना, ए से फिक्स डिपॉजिट दे दो भाई, इतनी अमाउंट का दे दो, इतनी अमाउंट का दे दो, बाकी और भी अगर प्रॉपर्टी रखनी है गारंटी के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में, वो भी रख सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर कमीशन जो है वो ए जो है वो सी को देता है, ए कमीशन जो है वो सी को देता है, क्योंकि इसने बैंक गारंटी ली है, तो सी को वो कमीशन देगा, और बैंक उसके बदले में आपको बैंक गारंटी जारी करके दे देगा, राइट, ठीक है। तो बैंक को यहाँ पर कमीशन मिल जाता है। और बैंक गारंटी अगर इन केस अगर ए ने वो काम पूरा नहीं किया है, तो बी फिर सी के पास जाएगा और उस बैंक गारंटी को यहाँ पर दिखाएगा, और उसके बदले में जो भी उसका कंपनसेशन है वो ले लेगा। ये जो कंपनसेशन लिया जाता है, इस चीज को कहते हैं बैंक गारंटी का इन्वोक होना, इन्वोक। बैंक गारंटी इन्वोक कब होती है? अगर शब्द है बैंक गारंटी इन्वोकेशन का, तो बैंक गारंटी इन्वोकेशन होती है जब यहाँ पर म्युनिसिपल काउंसिल या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बैंक से क्लेम लेने जाती है बैंक गारंटी के अगेंस्ट, तो उसको बैंक गारंटी इन्वोकेशन या बैंक गारंटी इन्वोक बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बैंक गारंटी के बारे में हुआ। अब यहाँ पर आजकल की डेट में जो करंट अफेयर्स में आजकल काफी सारी चीजें चल रही हैं, आ रही हैं, बार बार आ रही हैं, वो बात कर रहे हैं हम ई बैंक गारंटी की, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की बात की जा रही है। बहुत बार इवन पिछले साल करंट अफेयर्स में क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है कि कौन से बैंक ने सबसे पहले ई बैंक गारंटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की थी। पिछले साल ये कंसेप्ट आया था, और पिछले साल ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होती है? अभी क्या होता है कि मेरे पास ए आता है एक फिजिकल फॉर्म में, मैं उसको ये कागज का टुकड़ा यहाँ पर साइन करके अपना दे देता हूं, ठीक है।
ये कागज का टुकड़ा यहाँ पर डायरेक्टली मैं म्युनिसिपल काउंसिल को पहुंचा देता हूँ। लेकिन अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी में कागज का टुकड़ा नहीं रहेगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। बैंक अपने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक गारंटी भेज देगा। और इवन जो बैंक गारंटी है ये भी ऑनलाइन ही बना दी जाएगी और ऑनलाइन भेज दी जाएगी। अभी क्या करते हैं, अभी हम सिस्टम में बैंक गारंटी बनाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, बैंक गारंटी मैंने बहुत सारी बनाई है, बहुत सारे कस्टमर को दी है। तो मैं सिस्टम में बैंक गारंटी बना दी, सिस्टम में हमने बैंक गारंटी का अकाउंट सब कुछ ओपन हो गया, सब कुछ हो गया, ओके ठीक है। फिर हमारे पास एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में हम पूरा टाइप करके सारी डिटेल लिखते हैं, नीचे साइन करते हैं और बैंक गारंटी को यहाँ पर पहुंचाते हैं। तो ऑब्वियस है थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम है, तो इस चीज को थोड़ा कंप्यूटराइज ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऑनलाइन जब मैंने बनाई तो वहीं का वहीं ही चला जाए, फिजिकल मूवमेंट जो है वो कम हो जाए, चीजों की फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ऑनलाइन ही वेरीफाई हो मेरे से, नेक्स्ट हायर ऑफिसर से, डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो भी हायर है उनसे वेरिफिकेशन होने के बाद वो एफडी और जो वो बीजी है, इलेक्ट्रॉनिक बीजी है, वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए। और कल को अगर उन्हें हमसे कोई क्लेम लेना है तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारे पास आ जाए। ठीक है, ओके। तो ये यहां पर एक बैंक गारंटी का छोटा सा कंसेप्ट यहां पर मैंने बताया। बैंक गारंटी का जो बिजनेस है बड़ा ही तकड़ा बिजनेस है, बड़ा शानदार बिजनेस है। और ये जो मैंने अभी 5 करोड़ के बीजी की बात करी, ये कोई नॉर्मल बात है। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ बीजी बैंक गारंटी, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बड़े भी नहीं कहूंगा, जो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, 1, 2, 3, 5 करोड़ की बीजी तो ऐसी नॉर्मल ले लेते हैं वो, और उसमें कमीशन अच्छा खासा दे देते हैं। अब आप खुद सोचो कि मान लीजिए मैं एक बैंक गारंटी बनाता हूं 5 करोड़ की, है ना, बनाई, 2% उस पर कमीशन लिया, 10 लाख रुपए उसके ले लिए। एक बैंक पीओ की सैलरी 10 लाख नहीं होती साल की, और बैंक ने एक झटके में ही 10 लाख रुपए कमा लिया। कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप पीओ लगते हो और बैंक को यहाँ पर अगर 2-2.5 करोड़ की एक बीजी दे देते हो, जिसपे आपको 2% हिसाब से 5-6 लाख रुपए बैंक को कमीशन मिल गया, आपकी सैलरी तो एक बैंक गारंटी में निकल गई। बाकी साल तो आप मुफ्त में काम करोगे, बैंक के लिए करोगे कि नहीं करोगे? 364 दिन तो मुफ्त में है, बैंक ने तो एक एक बैंक गारंटी से आपकी सैलरी निकाल ली, राइट है ना। तो फिर आंदोलन मत करना, सर मेरा काम तो हो गया, मैंने तो बैंक गारंटी दे दी, बैंक को 6-7 लाख रुपए आ गया, मेरी सैलरी निकल गई, बाकी दिन मेरे को छुट्टी दो, है ना। तो ऐसा आंदोलन मत करना। ये चीज तो खैर ड्यूटी में आती है, आपको तो कमा कर देना। और ये भी मत सोचना यार कमाई बड़ी है, मैं खुद ही बैंक खोल लेता हूँ, ये तो बढ़िया कमाई है, मैं कहाँ 5-6 लाख में पड़ा हूँ, मैं खुद ही बैंक खोल लेता हूँ ना, फिर रोज ही 5-6 लाख 10 लाख मिलता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बैंक गारंटी कमीशन के फॉर्म में आपको जो पैसा मिलता है, एक बड़ा ही सही तरीका है। और बैंक गारंटी जो इन्वोकेशन होता है ना, बड़ा रेयर है देखने को मिला। मतलब मैंने अपनी करियर में शायद ही कोई बैंक गारंटी इन्वोकेशन देखा हो, कोई एक आधा देखा होगा तो देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा वो भी, है ना। तो ये बड़ा ही अच्छा, एक बड़ा सही वे है। अगर आपको बैंक गारंटी आपके पास आती है तो नो डाउट उसको बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए कस्टमर को। और अगर वो सिक्योरिटी वेक्योरिटी दे रहा है तो सही, फंडा सही है। थोड़ा बनाने में कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब ये टाइम टेकिंग है, एक बैंक गारंटी बनाने में टाइम लग जाता है। बाकी बैंक टू बैंक वेरी करती है वो चीजें, सॉफ्टवेयर एंड ऑल को कैसे प्रोसीजर है ना। लेकिन चलो, बैंक गारंटी इन्वोक हुआ तो बैंक से ही पैसा जाएगा ना। बैंक ने उसकी गारंटी दी थी कि कल को तुम पैसा नहीं चुकाते, काम पूरा नहीं करते तो मैं दूंगा, तो वो इन्वोकेशन का मतलब ही यही था, बैंक देगा ना उसका पैसा। ठीक है, हाँ जी, बीजेपी बैंक पहले ही कमीशन ले लेता है। बाकी कस्टमर टू कस्टमर वैरी भी करता है, कोई कस्टमर ईयरली देता है ना। सर इतने लंबे प्रोसेस से अच्छा डायरेक्टली बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि इसमें लोन का कंसेप्ट कहाँ है मुझे बताओ, इसमें लोन थोड़ी ना चाहिए था, इसमें गारंटी चाहिए थी। लोन तो उसको चाहिए नहीं, ए के पास तो पैसा खुद का पड़ा है। ए के पास पैसा कहां से पड़ा है? बी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको पैसा दे रही है रोड बनाने का। अब वो बी जो पैसा दे रही है रोड बनाने का, वो कहता है कि भाई मैं तुम्हें जो पैसा दे रहा हूँ उसकी गारंटी लाके दो, तो कि तुम मैं जो पैसा दे रहा हूँ काम पूरा भी करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो ये चीज है, इसमें लोन का कंसेप्ट है ही नहीं कोई। सर फिर बैंक कैसे लेगा, वो पर्सन नहीं दे पा रहा कमीशन? क्यों नहीं दे पा रहा कमीशन? कमीशन अगर नहीं दोगे तो बैंक गारंटी बनेगी नहीं। तो बदले में जितनी गारंटी हो उससे सेट देना पड़ता है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है उत्कर्ष। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर किस लेवल का है हमारे पास, कस्टमर किस तरह से कितने टाइम से जुड़ा हुआ है। ठीक है,
हाँ जी, बैंक देगा। बीजी का वैल्यू बी डिसाइड करेगा, बिल्कुल, म्युनिसिपल काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी। हाँ जी, आज का ये लास्ट कंसेप्ट है, आप जानना चाहते हैं जा सकते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकता है। अभी बीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत 2 4 5 मतलब 5 10 मिनट की और बातें वो कल करेंगे। बीजी बनने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? डिपेंड यार, सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर बनने को तो 1 घंटे बना देते हैं। बाद पैसे वापस नहीं मिलते सर, वर्क कंप्लीट होने के बाद पैसे वापस नहीं मिलते। पैसे ना, कोई कमीशन वापस नहीं मिलेगा, कमीशन जो गया गया। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू सो मच। लगे रहो, टिके रहो, बने रहो, और उम्मीद करता हूँ आज भी बहुत कुछ नया सीखा होगा। आरबी के लिए कौन सा क्लास देखे? आरबी के लिए बच्चे, अभी मैंने क्लास एक ही ली है ना, मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगी। अभी अगली क्लास मंडे को होगी, फिर अगली क्लास उससे नेक्स्ट मंडे को होगी। अगले मंथ से मैं, जून से मैं अपनी मेरी क्लासेस डेली बेसिस पर। ऐप में प्रॉब्लम आ रही, डाउट बॉक्स देखिए। मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा, तुमने जो भेजा है बड़ा धुंधला है। क्या एरर आ रहा है बताओ यार। दो ही केस हो सकते हैं कि ऐप में आपको दिक्कत आ रही है। पहला केस ये है कि वो पेरेंट लॉगिन किड्स लॉगिन वाला था, वो मैंने हटवा दिया, वो परमानेंट ही रिमूव हो गया, वो दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा केस, आपके मोबाइल में कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है जो कि यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। एमुलेटर्स होते हैं, आप कुछ ना कुछ चीट कोड्स या कुछ भी आप ऐसा इस्तेमाल करते हो जानबूझ के, मतलब कि आप जाने अनजाने में कुछ भी, बहुत सारी चीजें, आप टेक्निकल बंदे हो, आपने मोबाइल में ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल कर रखी है जो कि आपके मोबाइल को हार्म कर रही है, सिक्योरिटी फीचर को यहाँ पर कुछ पंगा कर रही है, तो इसलिए आपको वो ऐप ढूंढनी पड़ेगी। उस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए, फिर हमारी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, तब जाके काम बनेगा। क्योंकि वो हमारा ऐप जो है वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको ब्लॉक कर देता है। सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहा है, यानी कि आपके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। आपके मोबाइल में कोई ना कोई इससे एक एप्लीकेशन है जो कि आपके मोबाइल को हार्म कर रही है, आपको पता भी नहीं होगा। अरे एमुलेटर से करना नहीं है, एमुलेटर वही तो कह रहा है, एमुलेटर यूज कर रहा है तो वही तो मना कर रहा हूँ उसको यूज करने में। मेरा लैपटॉप में नहीं हो रहा एमुलेटर से, अरे एमुलेटर तो यूज करने के लिए बोल ही नहीं रहा मैं, उसको करना ही नहीं है एमुलेटर को यूज, तभी तो नहीं हो रहा। सिर्फ सिर्फ उन लोगों की एप्लीकेशन नहीं चल रही जिन्होंने, जिनके मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। एमुलेटर इस्तेमाल कर रहे हो या मोबाइल में एमुलेटर है, सब कुछ है, कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ अगर मोबाइल में कर रखा है, फिर ऐप नहीं चलेगी। ठीक है, लैपटॉप में आई थिंक नहीं चलेगा ना, लैपटॉप में ऐसा। यार अन अकेडमी चल जाता है, अन अकेडमी भाई सब बड़े लोग हैं, हम छोटे मोटे लोग हैं ना, इसलिए चल जाता है। नहीं, कोई फ्रैक्चर का कोई इशू नहीं। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय, एंड मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में 10:30 बजे। आर्मी सिस्टम के लिए यही कोर्स जो आप कर रहे हो यही है।